हमारी एक आर्टिस्ट थी, अदाकारा थी, बहुत अच्छी अदाकारा थी। वो कहते हैं ना कि नया नया काम जिसको आता है ना करना, वो पूरा ऐसा हो जाता है कि उनको लगता है कि पता नहीं भाई मेरे हाथ पकड़े, मुझे पकड़ा और मुझे मारना स्टार्ट कर दिया ओ टांग से। भाई अच्छा। हाँ मेरी हाँ। जबान बहुत है, मैं हाथ नहीं चलाती, मैं जबान से बहुत कुछ कर देती हूँ। क्या कर रही हो आप, कहाँ हो, अब क्या चल रहा है, तुझे जो करवाना है तो वो करवाना, तू फालतू के सवाल क्यों पूछ रहा है। दामिनी शेट्टी। तो फिर यार मैं तो ठोक बजा के बोल सकती हूँ, सबसे बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा उस लेडी के साथ, दामिनी शेट्टी के साथ। पर पंजाबी यहाँ पहल कर देनी, पीछे हट देनी। किसी ने आपको ऐसे बोला कि इस तरह से आपको काम नहीं मिल पाएगा जिस तरह का आपका बोलते नेचर हैं, है? बोलते हैं मेरी किस्मत में होगा, मिल जाएगा। देखो वो कहते हैं ना, मुकद्दर में जो लिखा है ना वो हमेशा मिलता ही है। खुद के रिश्तेदारों के आगे पैर पकड़े, हाथ जोड़े कि मेरे पापा को बचा लो, पैसे दे दो। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। कोई पंजाबी वर्ड या सेंटेंस जो आपके जुबान पे रहता है? हरामजादे। ठीक है। हेलो जी, मेरा नाम है प्रीति परी। तो आज मैं आई हूँ यूट्यूब चैनल द डिम्पल वे में। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, द डिम्पल वे में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका सारस्वत और आज के एपिसोड में आई है हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम और जिन्हें उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता है। एंड आई एम रियली श्योर कि आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वो इंडस्ट्री की इनसाइड न्यूज़ और चटपटी बातें हमारे साथ शेयर करने वाली हैं। सो प्लीज़ वेलकम प्रीति परी ऑन द सेट। थैंक यू सो मच पहले तो तुम्हारा मुझे इस अपना यूट्यूब चैनल द डिम्पल वे में बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो चलो आपकी जर्नी से शुरुआत करते हैं। आप इंडस्ट्री में आपका आना कैसे हुआ? इस इंडस्ट्री में आना मेरा तो पॉसिबल था ही नहीं। हाँ। मैं तो आना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे तो स्टेज का ही फोबिया था। हाँ। पर यहाँ लाने के लिए मेरे हस्बैंड के एफर्ट्स हैं। अच्छा, वही लेके आए मुझे। ठीक है। तो बताओ, आपने पहले स्टार्टिंग आई थिंक पंजाबी सॉन्ग से करी थी ना? हाँ जी, पंजाबी सॉन्ग से करी थी। एक्चुअली पहले मैंने इवेंट्स जीते थे थोड़े से, ठीक है। ब्यूटी पेजेंट। तो उसमें क्या हुआ था कि मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि मुझे स्टेज का फोबिया था। मैं कभी स्टेज पे चढ़ी नहीं, बचपन में भी, स्कूल टाइम पे भी कभी नहीं गई। लेकिन मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक था कि तू इतना सज सवर के रहती है, तू इतनी प्रीटी है, तुझे टीवी पे होना चाहिए, ये वो। तो एक दिन ऐसे ही कहीं उन्होंने देखा होगा ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बिना बताए ना उसमें फॉर्म फिल कराए या पे कराए। उसका 3500 4000 कुछ था अमाउंट। ठीक है। ये भर के आए घर पे, कहते कि तेरे लिए एक सरप्राइज है। हाँ। इसको खोल। मैंने वो पेपर खोला और उसमें देखा तो मेरे को तो फोबिया था, मैं तो रोने लगी। मैंने कहा वहाँ पे 3 राउंड होते हैं, मुझे तो डांस का इल कुक्कड़ नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने नहीं जाना वहाँ पे। तो कहते नहीं नहीं तू करेगी करेगी। इन्होंने एक रैम वॉक जो होती है वहाँ पे, वो भी मुझे नहीं आती थी। तो एक टीचर अरेंज किया जो मुझे वॉक सिखा रहा था, एक टीचर अरेंज किया जो मुझे डांस के स्टेप सिखा रहा था। वो भी बंदा हार गया था कि ये लड़की डांस नहीं कर सकती है। अच्छा। पर मैंने एक हफ्ते में एक पहरे पे डांस किया और उससे मैंने 3 इवेंट जीते। तो कितनी साल हो गई थी उस टाइम शादी को आपके? मेरी शादी को उस टाइम हो गए थे 10-12 साल हो गए थे। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पंजाबी इंडस्ट्री में जब आप सॉन्ग्स मिलना शुरू हुए उसके बाद आपको? हाँ, उसके बाद जैसे मैंने इवेंट जीते, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे में जब तुम कुछ हाँ, करते हो। तो हाँ। फिर हाँ सॉन्ग्स आए, लेकिन सॉन्ग्स वालों के साथ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि लोग आपको बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं। हाँ। और मैंने फ्री में सॉन्ग भी किए हैं कि मुझे अच्छा। था कि हाँ मैंने इस इंडस्ट्री में आना है तो मुझे दिखना है, तो मुझे पैसों का कुछ नहीं था, लेकिन हाँ मैंने फ्री में काम किया लोगों के साथ। तो मतलब उन्होंने अप्रोच किया तो फिर ये नहीं बोला कि पे नहीं, करेंगे उन्होंने आपको? बोला कि हाँ। अगर आपको फेमस होना है, अभी आपकी स्टार्टिंग है, आप ऐसे काम करोगे तो फिर आगे आपको हम इनकम भी बढ़ाए आपकी शुरू कर देंगे, एक बार आप अच्छा। एक्सपीरियंस कर लो, ये कर लो। और मुझे तो वैसे ही शौक चढ़ गया था। एक बार जब उस लाइन में डाला, मेरे हस्बैंड को भी था कि चल कुछ सीखेगी, चल जा कोई बात नहीं। तो वो खुद छोड़ के आते थे, खुद लेके आते थे मुझे वहाँ तक। सब ठीक किया है। मैंने। तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इंडस्ट्री में, पंजाबी इंडस्ट्री में एज अ मॉडल? पूछो मत, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा अब तक का। मुझे कुछ भी किसी भी सेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा फेस करनी पड़ी है। जैसे कि? स्टार्टिंग से ही देख लो। पहला सीरियल था मेरा, वो बहुत अच्छा था, अंगद हसीजा वाला था। वो बहुत अच्छा गया मेरा सीरियल। उसमें अंगद बड़े हम्बल पर्सन है वो, हालांकि इतने काम करके बॉम्बे से आए थे और मेरा पहला था। तो मुझे थोड़ा सा डर था कि पता नहीं मैं उनके साथ कैसे करूँगी। उनका विदाई सीरियल आता था, तब से मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी।
और जब मुझे पता चला कि अंगद मेरा बेटा बनेगा, अच्छा। एक हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं उसकी माँ लगती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा गेटअप ऐसा दिया कि जूड़ा वूड़ा करके प्रॉपर ऐसा गेटअप दिया मुझे। लेकिन मैं ना जब अंगद के सामने डायलॉग होते थे तो मैं नर्वस हो जाती हाँ, थी। इंटिमिडेट हो जाते हो कि जिसको आपने स्क्रीन पे बहुत देखा है। हाँ, फिर जिसकी मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ, उसके साथ एक्ट करना, वो भी मेरा बेटा, उसको डांट के टपक के ऐसा कुछ करना, तो मुझे बड़ा वो लगता था कि हाय मैं कैसे करूँगी। पर उसने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया, बहुत ज़्यादा। वो बहुत ही नाइस पर्सन है, और मैंने बड़ा कंफर्टेबल उनके साथ रह के वो सीरियल कंप्लीट किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, कुछ अच्छे फिर हाँ। वो अच्छे मोमेंट थे मेरे। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा, वो मेरा दूसरा सीरियल था। हाँ। उसमें मतलब जैसे तुम किसी सीरियल में काम कर रहे हो, तुम्हारा अराउंडिंग सर्कल जो भी है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो अच्छा सर्कल है ना वो कोई देख नहीं सकता तुम्हारा। उसमें फिर पॉलिटिक्स चलनी शुरू हो जाती है, तुम्हारे वो अच्छे सर्कल को तोड़वाने के लिए बहुत लोग जुट जाते हैं तुम्हारे आर्टिस्ट साथ। या ऑफ बाकी कोर्स लोग? आर्टिस्ट प्रोडक्शन का बंदा तो मतलब यही है कि तुम्हें सपोर्ट ही करेगा कि ठीक है उनका काम ना बिगड़े, चीजें सटल रहे, कुछ खराब ना हो, वो तुम्हें सपोर्ट ही करेंगे कि कोई बात नहीं, आप इग्नोर करो ना मैम, ये करो ना। पर कुछ चीजें इग्नोर करी भी जाती हैं, करनी भी चाहिए सबको। पर मैं ऐसी हूँ कि मेरे से कंट्रोल नहीं होता। जो गलत चीज़ है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, वो मेरी फैमिली का मैटर है या मेरे बाहर किसी, फिर चाहे जो होता हो जाए, भाड़ में जाए दुनिया, मैंने जो करना कर ही देना है, मेरे को नहीं परवाह होती। फिर वहाँ पे एक बड़ा ही गंदा एक्सपीरियंस था। एक वहाँ पे सेट पे हमारी एक आर्टिस्ट थी, अदाकारा थी, बहुत अच्छी अदाकारा थी। वो कहते हैं ना कि नया नया काम जिसको आता है ना करना, वो पूरा ऐसा हो जाता है कि उनको लगता है कि पता नहीं उसने क्या ही कर लिया। पंजाबी शो था वो भी। तो उस लड़की की चालाकियाँ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरी को जो मेरी मतलब मेरे साथ पार्टनर थी, शेयरिंग में हम रहते थे, उससे मैं कोई बातें नहीं करती थी, क्योंकि वो शुरू से सबको पता था। ये नहीं कि प्रोडक्शन को नहीं पता था, ये नहीं कि आर्टिस्टों को नहीं पता था, सबको पता था कि वो लड़की बड़ी क्लेवर है, वो कुछ भी कर सकती है। उस लड़की ने गेम खेला, जो मेरे साथ शेयरिंग में रूम मेरी फ्रेंड थी, उसने मेरे पिछला शो भी मेरे साथ किया था। तो उस लड़की ने उसको भड़काना शुरू कर दिया कि ये तुम्हारी बातें मेरे साथ करती हैं। हालांकि मेरी आदत नहीं थी, जो मेरा क्लोज फ्रेंड वाला ग्रुप था, मैंने आज तक उनको नहीं कुछ बातें शेयर करी थी, लेकिन वो लड़की कहती है मुझे शेयर करती है। तो वो मेरे से थोड़ी सी ना उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी, और मुझे ना बड़ा, जब मेरे रूम में शेयरिंग में कोई बंदा है, अगर वो ऐसे रहेगा, मतलब तुम एक ही क्विल्ट में सो रहे हो, एक ही बेड पे सो रहे हो, फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी बेड की शीट जो है, जो आप घर से लेके आए, वो आधी फोल्ड हो जाए, आधी बिना उसके रहे, तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मेरे से ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। हमारी क्विल्ट है, वो पतली सी चादर लेके सो रही है, मैं क्विल्ट में अकेली, उसने इधर शिफ्ट कर दिया कि तुम सो। तो मुझे ऑकवर्ड लगा कि इतनी ठंड है, तो मैंने उसे बोल दिया कि तेरा दिमाग खराब है, तू एनू ले, तेन ठंड लग जाएगी, है ना। क्या वो मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब तक कन्फ्रंट नहीं किया आपसे? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। तो मुझे था कि क्लियर करना है, मुझे तो होता है कि कुछ चीज मेरी वजह से बिगड़ रही है, तो मुझे वो रीजन पता चले कि क्यों हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, बता तो सही, कुछ रीजन है, क्या हुआ है। फिर उसने मुझे बताया कि तुसी मेरियां गल्लां करदे हो। मैं क्या, पहली गल तो दस, तेनू केड़े बेवकूफ ने दसिया मैं तेरियां गल्लां करदी हां, मैनू तो दस तो सही। फिर उसने नाम लिया उसी का। मेरे को गालियां बकने की आदत है बहुत ज्यादा। मैंने बोला उसको, बुला के ले गया उसको, मेरे फेस पे करवा, सामने करवा। तो वो आई, कहती कि तुसी गल्लां कीतियां ने मेरे नाल। मैं क्या, मैं लगाऊंगी तेरे मुंह ते चपेड़ फड़ के। मैं क्या, तू मैनू मम्मा मम्मा कहनी है तेनू शर्म नहीं आएगी, तू ऐसी बातें करती है। मैं क्या, हमारा आपस में हेलो हाय तो बहुत लिमिटेड है, और मैं तेरे साथ ऐसी बातें शेयर करूंगी बैठ के। उसने बहुत गंदी वंदी बातें जोड़ बोड़ के सब बता। उस लड़की ने क्या किया जी, मैंने तो इतना ही कहा, और अगर छोटी एज का बच्चा है उसको तुम डांट टपर के कह दो कि मैं थप्पड़ मारूंगी, ऐसी बातें करी, वो कहती थप्पड़ मारेगी। उसने भाई मेरे हाथ पकड़े, मुझे पकड़ा और मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। ओ भाई, अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा हो गया। फिर वहाँ जो को आर्टिस्ट थे उन्होंने सबने देखा कि ये तो गड़बड़। और ये बात कहाँ पे हो रही थी आपके? वो कहाँ थी वो लड़की? सेट पे ही था। सेट पे ही हुआ ये सब? सेट पे ही हुआ सब। मेरे रूम में हुआ, क्योंकि मैंने अपने रूम में बुलाया था वो कंप्लीट करने के लिए कि भाई ये क्लियर कर कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए कि तू मेरे रूम में है।
और ओह वो गॉड। आई और मैं एक पल के लिए ना मतलब स्टन ऐसे हो गई कि मेरे साथ हो क्या गया। हाँ। क्योंकि मेरे को हाथ नहीं चलाने आते, हाँ, मेरी हाँ। जबान बहुत है, मैं हाथ नहीं चलाती, मैं जबान से बहुत कुछ कर देती हूँ। तो मैं कुछ संभल नहीं पाई। मेरे साथ वहाँ सीनियर हमारे एक्टर थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने पकड़ा उसको, लड़की को, एक लीड था उसने पकड़ा लड़की को, ओहो। पकड़ के पीछे करा। जब वो पीछे हो गई ना तो मेरा जो पारा था वो चढ़ गया एकदम से। फिर तो मुझे नहीं पता मैंने कितनी ही गालियां बकी होंगी। आपने नहीं पंजाबी मारा? लोग नहीं, मारा नहीं मैंने, मारा नहीं, पर मैंने गालियां ऐसी ऐसी बकी। पंजाब तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता हाँ, है नो, गालियों में हाँ, फेमस है। फिर हमारे तो पंजाबी लोगों में गालियां हाँ, बहुत, हाँ। मैंने बहुत गंदे वाली गालियां उसको बकी। फिर? फिर हमारा सीन लगना था उसके साथ। ओहो, और वो क्या बनी थी आपकी बेटी बनी थी? मेरी बेटी नहीं थी वो, जो मेरे साथ लेटी थी हाँ, लेडी, हाँ, जो हाँ, मेरे साथ शेयर कर रही थी, हाँ। उसकी बेटी थी। उसकी बेटी थी, और वो क्या थी, वो क्या कैरेक्टर वो प्ले कर मेरी रही? मतलब ऐसे फ्रेंड थे। हमारा अच्छा, फैमिली का एक ठीक ऐसा है, ड्रामा था ठीक है। कि जो घर था, मेरा पति, मेरा एक बेटा, मेरी एक बेटी। जो वो दूसरी थी लेडी, वो हमारे घर में मेरी बीजी के कोई दोस्त की बेटी बूटी करके वो रखी हुई थी हमारे घर में। एज अ फ्रेंड थे वो हमारे, ठीक कोई है, रिश्ते नहीं थे हमारे, ठीक है। पर वो मेरे को भाभी कहती थी, मैं उनको देवरानी कहते थे। ऐसा वाला रिलेशन था हमारा सीरियल में। तो जी मैंने बहुत गाली गलौज बकी। मेरे को एकदम से मेरा पारा हाई हो गया, बहुत जगह बात फैल गई कि ये हो गया वो हो गया। सारा जो हमारा टीम था, जितनी भी प्रोडक्शन टीम थी या जितनी भी थी, लाइटिंग सेटिंग वेटिंग सब आर्टिस्ट सब इकट्ठे हो गए। तो मैंने कहा ये लड़की यहाँ काम करेगी, मैं तो नहीं करूँगी, किसी कीमत पे नहीं करूँगी। देखो शुरुआत मैं करती नहीं, पर मेरे साथ कोई पंगा लेगा तो मैं पीछे हटती नहीं। ये मेरा है, ये शुरू से ही है मेरा, कि अगर मैं पहले किसी को पहल नहीं करने वाले हम, पर पंजाबी यहाँ पहल कर देनी, पीछे हट देनी, है ना, मतलब वो वाला फंडा है अपना। तो भाई मैंने तो कह दिया कि मैं ये सीरियल करूंगी ही नहीं किसी कीमत पे। अब उसके साथ हमारा सीन था, अब एकदम से वो सीन से आउट भी नहीं कर सकते थे हम उसको। तो पता था प्रोडक्शन को, मेरे हस्बैंड तो इनको प्रोडक्शन वालों से बात करी। मैं रोऊं, मैंने कहा मेरी तो बहुत बड़ी इंसल्ट है। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे टांगे मारी हैं यार उसने, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, मेरा खून खोल गया था। और मैं मतलब वो पकड़ के ले गए थे उस लड़की को, मैं कभी हाथ नहीं उठाती, और मेरा मतलब ऐसा वाला हो गया था कि मैं इसका गला दबा दूं, मतलब इतनी वाली खुंदक हो गई थी मुझे। तो मेरे हस्बैंड ने बात करी कि नहीं ये शो नहीं करेगी, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, इसका सामान पैक करो। या मुझे फोर्स किया गया जी चैनल की प्रोडक्शन की तरफ से कि आप प्लीज़ एक आधा इसको हम कर देंगे, हम आपके साथ ही काम करना चाहते हैं, हम उसको मतलब थोड़ा सा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप ना 13 तारीख को ये हुआ तो आप 21 तारीख तक मैनेज कर लो। मैं क्या 21 दिन तक, 21 घंटे 21 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं इसको, मैं नहीं करूंगी। फिर हमारा एक सीन था, मेरा सीन पर्सनली उसके साथ था। मैंने कहा वो सीन तो काट दो किसी भी कीमत पे, वो तो नहीं हो पाएगा मुझसे किसी भी कीमत पे। तो कहते उन्होंने, बड़ा बेचारों ने, उनका भी कसूर नहीं था वैसे, हाँ। प्रोडक्शन का कोई कसूर नहीं था, गलती तो उस लड़की की थी, उसने चालें खेली कि सॉरी बोला उसने फिर? सॉरी कुछ भी नहीं, वो सॉरी बोलने लायक ही नहीं है। वो बच्चे में इतने मैनर्स ही नहीं थे, इतने एटिकेट्स ही नहीं कि सीनियर के साथ तुम पंगा ले रहे हो। जिस बच्ची ने, हालांकि वो 20-21 साल की होगी और मेरी उम्र देख लो, उसकी उम्र देख लो, वो उसने टांगे मारी हैं, उसकी परवरिश कैसी रही होगी, है ना, वो सॉरी बोलेगी? हो ही नहीं सकता। जो टांगे मार सकता है वो सॉरी कैसे बोलेगा? तो वो बेचारों ने बड़ी कोशिश करी, प्रोडक्शन वालों ने, कि कुछ तो सेटल करना पड़ेगा। तो कहते मैम फैमिली सीन्स हैं, आपके कोई डायलॉग्स नहीं लेंगे, तो आपको बस फैमिली में। फिर मैंने ना मतलब बहुत फोर्सिंग के बाद, पहले तो मैंने सामान पैक कर लिया, गाड़ी बुला ली, मेरा पूरा रूम मैंने खाली कर दिया। सबको ये हो गया कि नहीं ये तो नहीं रुकने वाली है। रात तो जैसे तैसे मैंने काट ली वहाँ पे, लेकिन सुबह उठते ही मैंने अपना सारा, गाड़ी वाला आ गया था, सारा मेरा मेरा एक्चुअली मेरे रूम में सामान ऐसा था जैसे एक पूरे घर में सामान होता है। मतलब गैस चूल्हे से लेके बर्तन कपड़े सब, सर्दियों गर्मियों के सब, बहुत ढेर सारा सामान था मेरा, बर्तन ये बहुत कुछ था। तो वो सामान इतना ज़्यादा हो गया था कि 10-12 बड़े बड़े बैग्स भर गए थे, तो सब बाहर एक एक करके निकालती रही मैं। तो ये प्रोडक्शन के आए कि मैम आप जा रही हैं। मैंने कहा ऑफ कोर्स जाना ही है, जब आपने कुछ हल ही नहीं निकाला, उस बंदी के साथ मैं काम नहीं करूंगी, आपने कोई हल ही नहीं निकाला तो मुझे जाना है।
तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैम आप रुकिए, 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। फिर मेरी सीनियर से किसी से बात करवाई गई, उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं, बस आप थोड़ा सा पेशेंस दी, हमारा साथ दो, हम उसको शो में नहीं रखेंगे, ये हमारा वादा है आपसे, और आपके सामने निकालेंगे उसको, कह के निकालेंगे उसको हर जगह से ब्लॉक भी करवाएंगे। तो जब इतना वो कर रहे थे भी, हमारा सीन अड़े हुए हैं, मैम प्लीज़ ये मत करो, हमारा शो का सवाल है, ये वो सब चीज़ें, तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसके साथ कोई सीन नहीं करूँगी। तो हमारा सीन हुआ, हमारे सीन्स भी हुए, लेकिन उस लड़की को उस सीन से गायब करा गया या मुझे गायब करा गया, ऐसे वाले सीन्स हुए। एक सीन था जो फैमिली वाला फाइनली सीन था, जिसमें उसको हमें छोड़ के सबको बाय कह के आउट ऑफ कंट्री जाना था। वो सीन में भी मैंने मना कर दिया था कि आउट ऑफ कंट्री जाना, छुप छुपीते भाग जाए यार, ऐसी लड़की तो भाग ही जाती हैं तो मैंने नहीं करना। तो फिर इन्होंने वो उसको छुप छुपीते रात भर आए थे निकाल दिया सीन में ही कि वो भाग के आउट ऑफ कंट्री चली गई है, तो हमारा सामना नहीं हुआ। फिर उस लड़की की मतलब बेशर्मी ही कह सकती हूँ, एक लड़की को इतना जलील करके आप निकाल रहे हो शो से, उसकी बेशर्मी की हद देखो। वो लड़की हफ्ते बाद फिर सेट पे आती है और मेरा सीन लगा हुआ है, उस सीन में आके सबसे हेलो हाय सबको मिल रही है बड़े अच्छे से, मेरे को खुंदक चढ़ रही है भाई ये कैसे। मैं उठ के चली गई। मेरे साथ ईपी थे कबीर जी, आए बेचारे, वो बड़े नाइस हैं, उन्होंने मेरे साथ 2-3 शो किए हैं। वो कबीर जी आए, कहते प्रीति जी क्या हुआ, आप सीन से आ गई। मैंने कहा उसको बाहर निकालो तब मैं आऊंगी। मैं कहा तुम ऐसे लोगों को अंदर घुसा कैसे लेते हो यार, जिसको निकाला हो वो हेलो हाय करने आए। कहते वो चद्दर लेने आई थी अपने रूम में से। बताओ कोई चद्दर भी नहीं थी उसके रूम में, पर वो एक्सक्यूज करके आई थी, और बहुत ही वो गंदा वाला था मेरा एक्सपीरियंस। ठीक है। जो लड़कियां इस इंडस्ट्री में आना चाहती है उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? अरे आओ, क्यों नहीं आना, इस इंडस्ट्री में तो आना ही चाहिए सबको, हर लड़की को आना चाहिए, लेकिन बिंदास बोल्ड होके आओ। मतलब ऐसे नहीं कि तुम्हारा कोई नाजायज फायदा उठा ले, तुम किसी के साथ खे करते हो, तुम वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सिंपली तुम तरीके से ये देखो कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम किस वे से यहाँ आ रही हो, तो आओ, अच्छे से आओ। ठीक है। सो जो हाउ डू मेन इन पावर मिस यूज देयर पोजिशन इन द इंडस्ट्री? कैसे मिसयूज करते हैं वो लोग? जो बहुत तरीके से, बहुत तरीके से। आपको मैसेज करेंगे कि मैम आपके साथ शूट करना है, आपके साथ हमें फ़ोटो शूट करना है, या हमें एक्ट करवाना है, हमें सॉन्ग करवाना है, आप अपनी प्रोफाइल भेज दो। है ना, प्रोफाइल भी चला जाता है, उनको भेज दी जाती है प्रोफाइल भी। उसके बाद कहते हैं कि मैम आप एक बार ना हमसे मीटिंग कर लो, मीटिंग करना है आपसे। अब मीटिंग भी कर लेते हैं, चाय कॉफ़ी, वहाँ पे वो देखा दिखाई जो होता है वो हो जाती है। फिर उसके बाद फिर तुम्हें मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, मैम आप क्या कर रही हो, आप कहाँ हो, अब क्या चल रहा है, साथ तुझे जो करवाना है तो वो करवाना, तो फालतू के सवाल क्यों पूछ रहा है। मतलब ऐसा वाला बहुत रहता है लोगों का, करवाना कुछ नहीं होता, उन्होंने टाइम पास करते तो आपके साथ ऐसे हुआ है तो आपने कैसे डील किया? ऐसे ही किया, गालियां देके ऑफ कोर्स। अरे भाई मैं ना सिंपल सा मेरा फंडा है, काम की बात है, मैं तो अगर कोई हेलो हेलो मैम क्या कर रही हैं आप, कहाँ है, गुड मॉर्निंग, मेरा सीधा सा एक उनको मैसेज आता है, कोई काम है आपको मुझसे, काम के लिए मैसेज किया है तो मैं रिप्लाई करूं। अगर ऐसे ही हेलो हाय गुड मॉर्निंग तो बहुत आते हैं भाई, मेरे पास टाइम नहीं है इतनी गप किसी ने आपको ऐसे बोला कि इस तरह से आपको काम नहीं मिल पाएगा जिस तरह का आपका बोलते नेचर हैं है? बोलते हैं मेरी किस्मत में होगा मिल जाएगा। देखो वो कहते हैं ना, मुकद्दर में जो लिखा है ना वो हमेशा मिलता ही है, वो कैसे भी करके मिल जाए, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे को काम चाहिए क्लीन साफ, मेरे को नहीं ये चापलूसिया ड्रामे ये सब मुझे नहीं आते हैं। तो स्टार्टिंग में तो आई थिंक कैसे आप डील करते थे, क्योंकि फिर आपको बुरा गंदा भी लगता था, फिर कई बार मन किया कि यार मुझे काम ही नहीं करना है, ऐसा भी हुआ कभी? बहुत बार लगा, कैसे बहुत वापस बार। आते फिर, क्यों कैसे? मैं बताती हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि देख बाबू, वो मुझे बाबू पपीता ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो मुझे बोलते हैं कि बाबू देख, हर लाइन में कहीं भी किसी भी फील्ड पे जाओ ना, तो तुम्हें ऐसे लोगों से ना सामना करना पड़ता है, लेकिन हिम्मत करो, उनका मुकाबला करो और आगे बढ़ो। तुझे काम जरूर करना है, तुझे मुझे टीवी पे ही देखना है, तू टीवी पे मुझे दिखेगी, लेकिन सबको जवाब देके जाना आगे, पता लगे कि लड़की बिंदास होके आगे गई है। और मैं टीवी पे आई हूँ ना, ये कई लोग मुझे देख रहे होंगे ना,
उनको भी पता लगेगा कि हमने भी इसको अप्रोच किया हुआ है गलत वे से। किया है, मुझे बहुत लोगों ने किया है। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री और सीरियल वाली इंडस्ट्री, इसमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? कोई डिफरेंस नहीं, सब गंदी हैं, सब अच्छी भी है। देखा जाए तो ये आप अच्छे हो तो किसी भी इंडस्ट्री में सेटल हो जाओगे, कहीं भी काम कर लोगे। मैंने सॉन्ग्स भी किए हैं, सीरियल्स भी किए हैं, वेब सीरीज भी की है, मूवीज भी की हैं, सब किए हैं। ट्रीटमेंट का थोड़ा सा फर्क रहता है कि सीरियल में इतने हाई फाई ट्रीटमेंट तुम्हें नहीं मिलते हैं, बाकी जगह ट्रीटमेंट अच्छे होते हैं, बस और कुछ फर्क नहीं है। इंडस्ट्री में जेन्युइन फ्रेंडशिप्स होती हैं लड़कियों की या एक्टर्स की? देखो अगर मैं कोई यंग जनरेशन की तो नहीं होती है, क्यों? टाइम पास ही होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक सीरियल में तो बड़ा अच्छा उनका आपस में चल रहा होता है, सेकंड सीरियल में कोई और हीरो कोई और हीरोइन। और लड़कियों में, एक्ट्रेस एक्ट्रेस में? देखो अच्छे Same जो age group. सीनियर हैं वो तो आज भी एक दूसरे के रिलेशन में, या मेरे कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो मैंने इस सीरियल में बनाए हैं जो अभी तक चल रहे हैं, कितने सालों से चल रहे हैं, तो अच्छे चल रहे हैं, बन जाते हैं। कई जेलस भी हो जाते हैं कि नहीं वो आपके साथ फ्रेंडशिप तो रखते हैं, वो फ्रेंडशिप भी कैसे रखते हैं कि आपसे पता कर सके कि तुझे कौन सा काम मिल रहा है। तो फिगर आउट कैसे करें कि जेन्युइन है फ्रेंड या नहीं है? पता चल जाता है कैसे? अब देखो मेरा एक एक्सपीरियंस था ऐसा ही कि मैंने ना एक अपने ही किसी ऐसे को आर्टिस्ट से शेयर किया कि मुझे यहाँ मिल रहा है, तो मुझे इस कास्टिंग वाले ने दिलाया, उसने उस कास्टिंग वाले को डायरेक्ट किया कि तुम मुझे लो बजट में करवा लो तो मैं भी कर लूँगी, तुम ये करवा, तो वो उसने कर लिया। मुझे बाद में पता चला ना, तो फिर थोड़ा सा हर्ट होता है, पर मैं बोला ना बिंदास हूँ, मैं उसे बोल रही थी कि तू जे करना ही सी तो मैनू ही कह दिंदी, मैं ही करा दिंदी, कोई बड़ी गल नहीं सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो आप दोस्त है वो? हाँ अभी भी है, सॉरी बोला उसने मुझे। ठीक है, चलो अब आपकी ना लव लाइफ के बारे में बात करते हाय। हैं। आप बताओ कैसे मिले आप सर से? अरे मैं कैसे मिली, मैं तो अपनी नानी के पास गई हुई थी बठिंडा, तो छुट्टियां थी मेरी, +2 के बाद जो बच्चों की होती है, तो मेरी मासी बोलती कि तेरे को स्टिचिंग क्लास लगवा देती हूँ, वेली है, एक टाइम पास हो जाएगा। तो मैं स्टिचिंग सीखने के लिए किसी के घर में जाती थी, वो मेरे पति का घर था। अच्छा। मेरी जेठानी बुटीक चलाती थी, तो वहीं से ये अंदर से मुझे विंडो से देखा करते थे, पर मैंने कभी देखा नहीं था इनको। तो विंडो से देखा, मेरी एक फ्लिक, मेरे बहुत लॉन्ग हेयर्स थे, और मेरी एक फ्लिक ना ऐसे फेस पे गिरा करती थी, तो बस वो फ्लिक पे फिदा हुए थे वो। अच्छा, फिर उन्होंने भाभी से बोला था कि मुझे शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है। फिर भाभी ने मुझसे बात करी कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड उन्होंने सारा जानना चाहा। फिर उन्होंने कहा कि तू ना अपनी मासी को लेके आना, मुझे बात करनी है। और मैं डरती बहुत थी कि हाय कोई मतलब नहीं सीखती हूँ ढंग से, यही कुछ बताना होगा, कंप्लेंट करनी होगी। पर उन्होंने बोला कि हमें आपकी लड़की पसंद है तो इसके पेरेंट्स को बुलाओ और ऐसे ऐसे कर। और मेरी मम्मी को, मेरे पापा को आज भी लगता था कि ये लड़की की लव मैरिज हुई है। अच्छा। जबकि ऐसा नहीं है, अरेंज है हमारी मैरिज। अच्छा, ठीक है। तो मैरिड लाइफ की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? यार बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे पति ने ना मुझे अच्छा जो फील होता है, उन्होंने ना मुझे कभी रानी नहीं बना के रखा, उन्होंने मुझे राजकुमारी बना के रखा है। तो राजकुमारी जो होती है वो आपकी एक बेटी की तरह होती है ना, वो ऐसे ही रखते हैं। और रानियों को तो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं ना, इसलिए मुझे सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है मेरी फैमिली में। अच्छा, ठीक है। तो ऐसा आपके हस्बैंड ने क्या किया आफ्टर, आई थिंक प्यार तो मुझे लग रहा है उसके बाद ही आपका पनपा होगा, है ना? नहीं, या पहले आपके? हम 1-2 बार, जैसे हमारी रिंग सेरेमनी हुई उसके बाद हम मिले 1-2 बार, भाभी ने ही घर पे बुला लिया था कि स्टिचिंग के बहाने, फिर ये हस्बैंड आए थे, तो 1-2 बार मीटिंग हुई थी शादी से पहले। तो आपको इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे आपको लगा कि नहीं है, आई थिंक आई शुड गो? यार उनकी बातें, उनकी स्माइल, उनकी ना मतलब शर्मीली सी स्माइल, क्यूटनेस, वो अपने आप ही मैं उनकी तरफ होती गई, अच्छा लगता है सब कुछ। ठीक है, चलो उनके आपके हस्बैंड को लेकर एक सेगमेंट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगी, ठीक है? आपको उसका आंसर करने हैं। आप में से बेटर कुक कौन है? ऑफ कोर्स मैं। आप, ठीक है। आपको इम्प्रेस करने वाले टाइम पीरियड में उन्होंने ऐसी क्या चीज़ की थी जब आपको लगा कि ही इज़ द राइट वन फॉर यू? वो एक बार ऐसा हुआ था कि हम ना किसी मॉल में गए थे, वैलेंटाइन डे था शायद, हाँ। तो मेरे को टेडीज का आज भी शौक है बहुत ज़्यादा, तो
ये ना इनको पता था कि ये मॉल गई हुई है, तो कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा इसके लिए। रूठी हुई थी मैं, क्योंकि ये शॉपकीपर है मेरे हस्बैंड ना, कुछ नहीं करते हैं, हाँ। सारा दिन शॉप पे ही रहते हैं, कुछ टाइम ही नहीं होता इन लोगों के पास। तो इन्होंने ना क्या, कुछ तो स्पेशल करना चाहिए इसके लिए। तो इन्होंने वहां से कि मॉल से टैडी लिया, और एक छोटा सा बच्चा था हाँ। और रोज थे, वो लेके आया मेरे पास टैडी और रोज। तो वो मॉल में मुझे दिए उस बच्चे ने, और मैं हैरान रह गई कि मॉल में मुझे पता नहीं किसने देख लिया, कौन मुझे दे ये रहा है पहले इधर। की कब की बात है, ये शादी के मैरिज बाद के बाद की की ना? बातें हैं, हाँ मैरिज से हाँ। पहले तो नहीं हमारे नहीं, बीच ऑफ में कोर्स कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। तो तब बच्चे भी थे, दोनों अच्छा। बच्चे भी थे, छोटे छोटे थे। तो फिर वो सब किया, उसके बाद ये पीछे से आए, कहते कैसा लगा, हाय बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है अनमैरिड अनमैरिड वाली फील लग रही है। अच्छा ठीक है। एक राइट पार्टनर होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अगर तुम किसी से प्यार करते हो, लोग कहते हैं शादी ना करो, लेकिन शादी जरूर करो, तभी तुम्हें प्यार का पता चलता है। तो बहुत ज़रूरी है। आपके हस्बैंड की सबसे अनोइंग आदत आपको क्या लगती है, जिससे आप ऐसे इरिटेट हो जाते हो? उनका कपड़ा जगह जगह पे फेंकना, अच्छा। जगह जगह पे खलेरा डालना, वो सब। अब तो समेटने लग गए हैं, इतने साल हो गए शादी को, अब तो पता है इसका नाक बन जाएगा, वो फटाफट से कर देते हैं। पर बहुत सारी चीजें, जैसे वॉशरूम में नहाया तो जगह जगह पे चीजें पड़ी हैं, वो सब चीजें मुझे इरिटेट करती करते हैं। अच्छा ठीक है। सर आपको किस नाम से बुलाते हैं, निकनेम्स? वैसे आपने एक दो बताए। हैं। हाँ, फिर पपीता, बाबू, नोना, बहुत सारे नाम है अभी तो। ठीक है। आप दोनों में से इम्पोर्टेंट डेट्स कौन भूलता है? वही भूलते हैं, आपको याद रहती है सारी मुझे डेट्स? याद रहती है। ठीक है। आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा रोमांटिक कौन है? मैं ही हूँ। मैं आप हो, ठीक है। अपने पार्टनर की सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको क्या लगती है? वो बहुत प्यार से हैंडल कर लेते हैं हर सिचुएशन को। मतलब चाहे वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो आपको ऐसे समझा देंगे ना कि आप बहुत, मतलब जैसे मैं उस सीरियल वाला जो तुम्हें किस्सा बताया, उससे मैं बहुत इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़े कूल वे में, मैंने वो शो एंड तक किया। उस लड़की को तो निकाल दिया था, लेकिन मैंने एंड तक किया। वो पेशेंस है उनमें बहुत, समझाने का, वो सब चीज़ें अच्छी हैं उनमें बहुत। और अगर यही क्वेश्चन मैं उनको पूछूं तो आपके अकॉर्डिंग वो क्या आंसर देंगे कि आप में उनको ऐसी कौन सी चीज़ें लगती है अच्छी, क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मेरी हाँ उनको, आप क्या? यही बोल्डनेस, बिंदास होके बोल देना, मुंह फट, जो भी है वो अच्छी लगती है मुझे। ठीक है। एक सक्सेसफुल मैरिज का मंत्र क्या है आपके अकॉर्डिंग? यार सक्सेसफुल का मंत्रा, सुख दुख में एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े रहो कि लोग, अगर हमारे पास, हाँ, हमारे ऊपर भी बहुत कुछ आया है, कि जब तुम मतलब किसी भी चीज़ के लिए परेशान हो ना, तो एक दूसरे को संभाल लो बस। मतलब उसको डोलने मत दो किसी भी सिचुएशन में। तो ये सबसे अच्छा फंडा है। ठीक है। आप दोनों में से सबसे ज़्यादा रूठता कौन है? मैं ही रूठती हूँ, आप ही रूठते हो हर और चीज़ मनाते मैं ही हैं। करती हूँ घर में। अच्छा ठीक है। आपके रिलेशनशिप में बच्चा कौन है? आई थिंक आप ही हो, मैं आपने ही बता हूँ, लिया, हाँ, बता दिया ऑलरेडी। वो मैं, ठीक है। किसी भी झगड़े को कैसे सॉर्ट आउट करते हो दोनों? वही मनाते हैं बेचारे, वही बनाते वही रहते हैं। मनाते हैं। मैं नहीं मानती, मैं 3 दिन बात नहीं करूंगी ना, हाँ। तब भी मैं चल जाएगा मेरा, नहीं बात करनी तो नहीं बात करनी। वो 1 घंटा भी नहीं बिताते, वो मेरे को इतना देर रूठने ही नहीं देते। मैं हालांकि उनको कई बार कहती हूँ यार थोड़ी देर तो कर लेते हैं, मेरे को मैनेज कर लेने देते। क्यों मनाते हो इतनी जल्दी? वो मना लेते हैं। अच्छा ठीक है। चलो अब करते हैं एक ऑन द स्पॉट एक्टिंग चैलेंज। मैं आपको ना यहाँ से कुछ चैलेंज वो दूंगी, एक सीन का वो बताऊंगी, आपको उस पर एक्ट करना है, ठीक है? मैं आपको देती हूँ एक सिचुएशन कि आप मम्मी का कैरेक्टर कर रहे हो अभी, छोटे बेबी को आपको कन्विंस करना है कि वो सब्जी रोटी खा लिया, सब्जी खा ली, तो कैसे करोगे? पंजाबी के बोल सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल हाँ, लगे। मैं एक्चुअली अपने बच्चों को भी ऐसे ही मैनेज करती थी। हाँ उनको जिस चीज़ का शौक था, जैसे मेरे बेटे को एरोप्लेन का शौक था, हाँ। तो मैं उस बाइट को, रोटी को एरोप्लेन की शेप में बनाती थी। अच्छा। और एरोप्लेन आया 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 कहाँ गया, फिश के मुंह में। तो ये सब चीजें मैं करती थी बचपन से ही बच्चों के साथ। अच्छा ठीक है। चलो एक सिचुएशन है, आपको इनएक्ट करना है उस पर, ठीक है? आपकी बेटी की शादी हो रही है, लास्ट मोमेंट पे आपको पता लगता है कि लड़के ने बोल दिया मुझे शादी नहीं करनी है, लड़के वालों ने। अच्छा है, वो उसके लायक नहीं था। आप उसको एक्ट करके बताना है। मतलब माँ के हाँ हाँ, character माँ में। के कैरेक्टर में कैसे एकदम से आपको होगा कि अब सब कुछ तैयारी आपने कर ली है?
तो मैं तो बिल्कुल डोल जाऊंगी एकदम से वो सिचुएशन में, तो समझ ही नहीं आएगा एकदम से कि क्या हो गया। तो फिर मैं अपनी बेटी को देखूंगी, उसको रिलैक्स, उसको देखूंगी कि वो कोई गल नहीं बेटे, फिर की हो गया, वो तेरे लायक ही नहीं सीगा, चंगा हो गया, वो आप ही चला गया, नहीं तो मैं कर देना सी ਉਹਨੂੰ। ओके, नाइस, ठीक है। आपको पता लगता है कि आपके पार्टनर सीक्रेटली किसी के साथ अफेयर में है, बहुत ही गंदी सिचुएशन है, तो कैसे रिएक्ट करोगे? मार दूंगी मैं तो। किसको मारोगे? सरदार को। और वो लड़की? वो लड़की कहाँ जिंदा बचेगी मेरे हाथ से, आपको पता है। डरते हैं आपके हस्बैंड आपसे? बहुत बहुत। अच्छा, ठीक है। आपकी लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट क्या था? व्हेन यू फेल्ट प्राउड ऑफ योरसेल्फ? उसमें मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाऊंगी। मेरे हस्बैंड को अटैक आया था, हार्ट अटैक आया था। मैं यहाँ नहीं थी, मैं आउट ऑफ सिटी थी, मैं अमृतसर दरबार साहब मत्था टेकने गई हुई थी। शायद वो उसी टाइम का ही भगवान, मैं दरबार साहब में थी तो मेरे हस्बैंड को बचा लिया था। तो मेरे बच्चों ने वो टाइम, हमारे पास बहुत बुरा वाला टाइम था, बहुत क्राइसिस थे, फाइनेंशियली बहुत टूट चुके थे हम। उस बीच में मेरे हस्बैंड को अटैक आया था, और हस्बैंड को अटैक उनका मतलब हॉस्पिटल ले जाने तक के पैसे नहीं थे मेरे पास, और मैं यहाँ नहीं थी। मैं दरबार साहब में थी, सुबह 11 बजे से उनको पेन स्टार्ट हुआ, शाम के 6 बजे तक मेरे दोनों छोटे बच्चे मैनेज कर रहे थे अपने पापा को कि मम्मी को नहीं बताना, मम्मी अकेली है, टूट जाएगी, मम्मी को नहीं बताना। उन्होंने मुझे नहीं बताया। 6 बजे तक, जब मेरे हस्बैंड के ना दिन में, आज की डेट में भी 10 फ़ोन आ जाते हैं, तो उस दिन उनका एक भी फ़ोन नहीं आया। तो मुझे चिंता होने लगी, तो मैंने फ़ोन करा तो नन्नू मेरी बेटी बोलती कि मम्मा पापा सो रहे हैं। मैंने कहा इस वक्त सो रहे हैं, वो तो शॉप पे होने चाहिए ना। कहते नहीं, पापा का थोड़ा सा ठीक फील नहीं हो रहा था, इसलिए पापा कहते मैं लेट जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने 1 घंटे बाद फिर फ़ोन किया, पापा उठ गए? नहीं मम्मा पापा सो रहे हैं, वो हॉस्पिटल में थे। और हमारे पड़ोसियों के घर गई कि आंटी गाड़ी में पापा को ले जाओ, मेरे पापा बीमार है। कहते नहीं मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकती। वो नहीं लेके गई। फिर इन्होंने किसी और के पास दौड़े, भागे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के आपके बच्चे वो नाइस थे, वो ले गए। उन्होंने 10,000 वहाँ जमा भी करवाए हॉस्पिटल में। फिर इन्होंने रिश्तेदारों को फ़ोन किए, वो लोग पहुँचे। मेरे हस्बैंड को एक इंजेक्शन लगना था, 30,000 का इंजेक्शन था। जब 6 बजे किसी के पास पैसे अरेंज नहीं हुए, तो मेरे को कॉल आता है मेरे हस्बैंड के किसी दोस्त का, मार्केट का कोई बंदा था, कि प्रीति घबराई ना, तन्नू कुछ दसन लग गया। मेरे तभी ना मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा ये फ़ोन कर रहा है, समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि रिंकू की हालत बहुत ख़राब है, तो ऐसे करके 30,000 का इंजेक्शन लगना है। तो कोई दे नहीं रहा, मतलब रिश्तेदार भी नहीं दे रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ भर दो, उनको ठीक कर दो, मैं 30,000 आते ही आपको दूंगी। मैं वहाँ से ट्रेन से आना था, मुझे पता नहीं बस से आना था। आप शूट पे थे उस टाइम पे? नहीं, मत्था टेकने गई थी दरबार साहब। मेरे पास कैब के पैसे नहीं थे, वो मेरी फ्रेंड साथ में थी, उसने कैब करी, हम कैब से घर आए, हॉस्पिटल आए। तो मेरे बच्चों ने मेरे खुद के रिश्तेदारों के आगे पैर पकड़े, हाथ जोड़े कि मेरे पापा को बचा लो, पैसे दे दो। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। खून के रिश्ते भी ऐसे होते हैं। वो टाइम, वो फेज मैं कभी भूलूंगी नहीं। और वो मेरे बच्चों ने, मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि मेरे बच्चों ने सब मैनेज किया वो सिचुएशन को, मुझे भी संभाला, अपने पापा को भी संभाला, रिश्तेदारों को भी हैंडल किया। फिर मेरे मम्मी और मेरे भाई आए। मेरा भाई बड़ा वाला, वो आया मम्मी के साथ, उन्होंने मुझे ATM कार्ड वगैरह दे दिए कि घबरा मत, ये सारे तेरे ही हैं, करवा इलाज। तो मेरे हस्बैंड का इलाज हुआ। वो उसने क्या सिखाया उस टाइम पीरियड ने आपको? एक रियलिटी चेक भी मिला होगा। हाँ बिल्कुल। कहते हैं ना बुरा वक्त ना आवे, पर मैं कहनी आ आवे। बुरा वक्त आने से तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चलता है, और तुम अगर किसी को हाथ देते हो तो उसकी औकात का पता चलता है। ये जरूर है।
आप ठीक हो? आपके करियर में आपके ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस आए थे जिनको आपने और कैसे उनको फेस किया? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। कोई टाइम ऐसा था कि कुछ बिजनेस नहीं था, कुछ काम नहीं था, एकदम सड़क पे आ गए थे हम। वो सिचुएशन भी हमारी ऐसी थी। तब मेरे हस्बैंड होलसेल का काम करते थे, उसमें हमें बहुत लॉस हुआ था। जहाँ हमने माल वगैरह लिए थे वो सब भाग भूग गए थे, बहुत बहुत कुछ हुआ था। फिर उसके बाद हमारी मार्केट में आग लग गई थी, तब भी हम सड़क पे आ गए थे। तब मेरे हस्बैंड ने राजमा कढ़ी चावल के अड्डे तक भी लगाए हैं। हमने बहुत बहुत स्ट्रगल देखा है। मैंने हर कोई देखता है अपनी लाइफ में किसी किसी लेवल का, पर मैंने बार बार देखा है। और ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਇਹ कहते हैं ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ स्ट्रगल ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ सहन ਦੀ ताकत होती है। और उससे क्या सिखाया आपने? हारना नहीं है जिंदगी से, लगे रहना है। और यही मैंने अपने बच्चों को सिखाया है। मुसीबत है, कुछ भी है, हारना नहीं है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान ना करे किसी पे मुसीबत आए, पर आ जाए ना उसको खुशी खुशी हैंडल करो। तुम्हारी खुशी नहीं खत्म होनी चाहिए, तुम्हारे चेहरे की स्माइल नहीं जानी चाहिए, वो बरकरार रखो, फिर सारी दुनिया तुम्हारी है। ओके। अपने यंगर सेल्फ को अगर एक एडवाइस देना चाहो तो क्या देना चाहोगे? जब आप यंग प्रीति, द वेरी यंग, जब आपको चीज़ों की इतनी समझ नहीं थी। तब तो मैं बहुत छोटी थी, मेरी शादी हो गई थी, मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आती थी। पर फिर भी आज की जनरेशन से हम फिर भी कहीं अच्छे थे। उस टाइम पे हमें चीज़ों की शर्म थी, बड़ों की शर्म थी, बड़ों के साथ शेयर करते थे बातें। लेकिन आजकल की जनरेशन शेयर नहीं करती बातें। तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि अपने पेरेंट्स से हर चीज़ शेयर करो, उनको अपना फ्रेंड बनाओ। उनको माँ बाप नहीं अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। नहीं, अपने यंगर सेल्फ को, कि आपको लगता है कि उन्होंने, आपके यंगर सेल्फ ने कुछ ऐसी गलती, जैसे कि मैं अगर 10 साल पहले की प्रियंका से बात करूं तो उसको क्या एडवाइस दूंगी मैं, और आप क्या दोगे? ऐसी कोई एडवाइस देने वाली है नहीं मुझे लगता, पर फिर भी यही कहूँगी कि पढ़ लिख लेना चाहिए। क्योंकि वो पढ़ना चाहिए था मुझे। ठीक है। एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए आपकी एडवाइस? यार देखो, एक्टर बनने के लिए सबसे बड़ी बात है ईगो अपना वो मत रखो पॉकेट में, है ना। जैसे मैं कई सेट्स पे देखती हूँ, मैंने बड़े बड़े सीनियर्स के साथ भी काम किया है, गिप्पी जी के साथ, कुग्गी जी के साथ। तो मतलब उन लोगों में ना वो चीज़ नहीं है कि एक यहाँ पे पंजाब में हमारे क्या होता है, एक सीरियल करके लीड का एक सीरियल कर लिया ना भाई, तो वो ऐसे एक्ट करते हैं, भाई तू है कौन। वो तो ऐसा, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो गलत है। ठीक है। अभी आपने आई थिंक हिमांशी खुराना के साथ भी मूवी करी ना? हाँ। कैसी, हाउ इज शी? बहुत अच्छी है, बहुत हम्बल है वो भी। और बढ़िया है वो, मतलब है तो बच्ची सी है वो, बिल्कुल ही ना झल्ली टाइप सी है, पर बहुत प्यारी है, हम्बल है। मतलब पेशेंस लेवल बहुत है उस लड़की में। ठीक है। और गिप्पी गरेवाल? वो बहुत नाइस है, बहुत ही, मतलब वो तो आपको हर बात में मजाक में ले लेते हैं, मतलब कुछ ऐसा फील नहीं होने देते कि कुग्गी जी उससे भी अच्छे हैं। बहुत अच्छे नेचर के हैं वो लोग। तो जो एक सक्सेसफुल एक्टर या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होता है, उनमें आपके अकॉर्डिंग ऐसी क्या चीज़ें होती है जो उनको सक्सेसफुल बनाती है? जैसे गिप्पी गरेवाल ने बहुत अचीव किया है, जैसे कोई भी बड़ा स्टार हो, आपको वो अपनी स्टार्टिंग ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ सीरियल ਦਾ ਤੁਸੀਂ पे ही नहीं कर सकते, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसा है तो ਤੁਸੀਂ करो ना। हाँ, सबसे इरिटेटिंग बात क्या लगती है आपको इंडस्ट्री की? यही बजट को लेके ना, यही बजट को लेके। अरे यार तुम आर्टिस्टों को तो छोड़ो, आर्टिस्ट यार जो लाइट मैन है, सेटिंग वाले हैं बेचारे, स्पोर्ट्स वाले, स्पोर्ट दादा है वो बेचारे, मतलब स्पोर्ट दादा को तो ये होता है कि काम ऐसा करवाते हैं ना उनसे कि उनको चाय पानी वाला काम नहीं है, उनके बाहर के भी काम है, उनको अंदर के भी काम है, मार्केट के भी, फिर पर्सनल आर्टिस्टों के भी काम है। वो बेचारे एक दो बंदे होते हैं, वो दो ही होते हैं मेनली सेट पे, कईयों के सेट पे एक ही होता है बेचारा, उसको रोटी खाने का टाइम नहीं होता, उनके पैसे नहीं देते यार।
ਮਤਲਬ तुम उन गरीबों को 10-12 हज़ार 15 हज़ार महीने ते बेचारे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ और उनका काम हमसे भी ज्यादा होता है, आर्टिस्टों से भी ज्यादा होता है। 2 घंटे पहले सेटअप करते हैं, 2 घंटे बाद में सेटअप उठाते हैं वो। तो उनको तो पूछो यार, वो कहते हैं ना कि नीता ਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ TRP ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਲਾ ਆਏਗੀ कहाँ से? नीता ਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਐਵੇਂ नहीं बनाई। अगर नीयत अच्छी रखोगे तो आगे काम अच्छा होगा ना तुम्हारा। अब एक बिजनेसमैन है, मेरे हस्बैंड की शॉप है, ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਸਟਮਰ। ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਏ ਪਿਆਏ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ है, दिल दुख दुख के उसका काम हो रहा है, उसको तुम पानी नहीं टाइम से देते, चाय नहीं तुम टाइम से देते, उसको कोई चीज़ अच्छे से प्रोवाइड ही नहीं करते हो, तो तुम्हारा सीरियल कितों चल जाना है? फिर वो भुगतो, ऐसे ही होता है फिर। अपने पे ब्लेम नहीं लेते पर कभी भी, वो आर्टिस्ट पे ही डाल देंगे कि हाँ। अब देखो मेरी बात सुनो, आज तक मेरा असूल है, मेरे पापा ने सिखाया है कि किसी भी जगह जाना है, वो बड़ा है या छोटा है, तुम्हें ये सोच के चलना है कि टाइम तुम्हारा है। अगर तुम किसी का टाइम खराब कर रहे हो ना, तो अपना टाइम खराब कर रहे हो। टाइम से पहले पहुंचो, 10 मिनट पहले पहुंचो, 10 मिनट बाद नहीं पहुंचना। चाहे जिन्नी मर्जी, तेनू पता है भी घंटा लगना उस जगह ते जान, तू 1.5 घंटा 2 घंटे पहले निकल जा, आधा घंटा पहले ही पहुंच जाएंगी ना, पहुंच। भाई मैं एक बार ऐसे ही हुआ। अब इनका क्या होता है कि मेकअप आर्टिस्ट हो गए, अपने ऊपर नाम नहीं लेंगे, कॉस्ट्यूम वाले हो गए, अपने ऊपर नाम नहीं लेंगे। मेरे साथ तो बड़े लफड़े होते हैं इन सब चीजों के, और मेरे को तो बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो फिर पूरी क्लियर नहीं होती तब तक बात सीन नहीं करती। मेरे को तो क्लियर करना है भाई पहले, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। अब भाई हमारे जो मेकअप रूम था उसमें 4 आर्टिस्ट बैठे हैं, 2 चेयर है, 2 जने स्टूल पे बैठे, सीन मेरा लगना है, सेकंड सीन मेरा लगना है, थर्ड सीन वाले बैठे हैं। अब मैं आई हूँ, मेकअप दादा मेकअप, अभी टाइम लगेगा, चली गई वापस। फिर आई हूँ आधे घंटे बाद। अब यार हमारी ड्यूटी थोड़ी है बार बार जाके पूछ रहे हैं, फिर भी हम पूछ रहे हैं, हमारी भली मानस वो कहते हैं ना कि कहते हैं चल चंगा कर, है ना, देखी जाएगी। और कई तो होती हैं ऐसी आर्टिस्ट जो मैं बता रही हूँ, जिनमें इतना प्राउड हो जाता है एक सीरियल करके, वो तो कहती है आ जाएगा अपने आप, भाई करवाना उन्होंने है, वो ऐसे बैठते हैं, हम फिर भी जाके पूछते हैं। उसने कह दिया कि वो लेट आई मैं, मेकअप आर्टिस्ट। वो ईपी मेरे पास आ गया कि मैम आप लेट आए थे। मैंने कहा पहली बात तो मेरा ना ये असूल है, मैं ईपी को ना साथ के साथ मैसेज कर देती हूँ, आई एम ऑन सेट, आ गई हमें। तो मैंने उस दिन कुदरती उसको मैसेज नहीं किया था, भूल गई थी मैं मैसेज करना। तो मैं पहुंची, मैंने कहा पहले तो मेरे को आप ये बताओ कि मैं कभी सेट पे लेट हुई हूँ। कहते नहीं वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आज आप लेट कैसे होगी? मैं कहा मैं लेट नहीं हुई हूँ। फिर मैं मेकअप आर्टिस्ट के पास गई, मैंने कहा दादा मैं लेट हुई थी आपके पास, मैं कितने चक्कर निकाल के गई हूँ। अब वो बैठे थे तो मैं क्या करता, मैंने कहा फिर आपने ये क्यों बोला कि मैं लेट हूँ? उनका सीन बाद में लगना, आप उनका पहले कर रहे हो, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। इस चीज में भी फिर ये हो गया कि ये मैम तो भाई ज्यादा बोलती हैं, ये मैम तो मतलब वो फिर आपकी नेगेटिव बननी शुरू हो जाती है। हालांकि आप सही होते हो, लेकिन आपको सेट पे नेगेटिव करार कर दिया जाता है, और ये सेट वाले ही करते हैं। तो फिर से अफेक्ट होता है आपका वर्क प्रोफाइल? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, होता जरूर है, मतलब काम जिसने देना वो दे ही देता है। अब जिनको पता है मेरी नेचर, वो बेचारे बार बार भी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको पता है कि ये गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगी, पर बंदी अच्छी है, वो करेगी काम। अभी भी मेरे को ना कॉल आया हुआ था, उन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है, मैंने उनके साथ वेब सीरीज वगैरह की हुई है, तो वो भी उनको पता है मेरी नेचर। उन्होंने मुझे पता क्या बोला, तू काम करना है? हाँ करना है। पारो तो बोली कुछ ना, मैं क्यों, मतलब मेरा ही काम है मेरा ही काम है, मतलब मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब वो बंदा भी तो काम करवाना ही चाहता है ना। तो ऐसे है, काम मिल जाता है, काम की दिक्कत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना, सीधी सी बात है। मुझे बजट पसंद नहीं तो मैं नहीं करती, 1 डे 2 डे मुझे नहीं करना मतलब। तो कई बार ऐसा हुआ है कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर बोलते हैं इतने दिनों का काम है, फिर बाद में पता लगता है 2 दिन का है, कभी डायलॉग। हाँ, मेरे पास इतनी अच्छी मूवी थी, मैं अब नाम नहीं लूंगी मूवी का, लेकिन वो थिएटर में लगी मूवी,
उसमें मुझे बोला गया कि मैम आपका बहुत अच्छा करेक्टर है, आप ना उसकी जो मेन वो नेगेटिव लीड है उसकी वाइफ का करेक्टर है, तो आप पूरी मूवी में हो, आप बड़ा दिखोगे आप ये। मैंने हाँ ठीक है। अरे मेरे फिर से गाल निकलती है मेरे मन से कि वो कोई बात नहीं, बीप कर सीन लेंगे। सीन क्या था, कुछ भी नहीं था। मेरे को सिर्फ मेरी बेटी की डेथ पे खड़ा कर देते हैं शमशान घाट में जाके, ये सीन था। और मैं मतलब बड़ा कितने दुखी दिन का हुई। रहा शूट वो? मेरे को वैसे बोला था 6-7 दिन का, 1-2 दिन रहा। ऐसे क्यों करते हैं ये? उनको आर्टिस्ट नहीं मिलते ना ढंग के, फिर लगता है इनको अच्छे भी चाहिए अच्छे और भी ये भी चाहिए करना और है। उनको चूतिया भी बनाना है, ये सब चीजें होती है। फिर दिमाग खराब होता है बहुत ना। हाँ। ठीक है, चलो ये तो आंसर्स बहुत अच्छे किए आपने। अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है? दिस और दैट आपको चूज करना है। मैं आपको यहाँ से दूंगी ऑप्शंस। डे शूट्स या नाइट शूट्स, क्या Day. पसंद है? डे। एक ऑडिशन एक्सपीरियंस जो आप कभी नहीं भूलोगे? हाय हाय बहुत है, 2-3 है मेरे पास जैसे? ऐसे। ऑडिशन देते हैं हम, देने जाते हैं, 3-4 ऑडिशंस लोग बैठे होते हैं, वो भी दे रहे होते हैं। आपको नहीं पता होता, एक ही करेक्टर के 4 लोग होते हैं आपके सामने, है ना। एक आपकी एज है, एक आपसे सीनियर एज है, एक आपसे छोटी एज है, सेम करेक्टर है, सेम ऑडिशन है, तो मतलब तुम दे रहे हो, तुम वहाँ पे देने के बाद सर से उससे पूछते हो कि इसका क्या है, मतलब ऑडिशन तो दे दिया, मतलब बाद में पता लगता है भी तुम्हारा सीनियर जो तुमसे एज में बड़ा था वो सिलेक्ट हो गया है। वो क्यों सिलेक्ट हुआ है, क्यों सीनियर है? भाई हद होती है ना हर चीज की, ये सबसे गंदे। एक ऑडिशन तो ऐसा था कि मैं देने गई हूँ ऑडिशन, बहुत रश था वहाँ पे, बहुत रश था। तो बारी आते आते जो हमारे ऑडिशन लेने वाले बंदे थे वो कहते कि अब ना थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, फिर करते हैं। तो मैं वहाँ वेट कर रही हूँ, वेट करते करते मैंने थोड़ी देर, 1-1.5 घंटा हो गया, अभी अब आएंगे अब आएंगे। मैं गई थी सुबह 11 बजे, 3:30 बज गए थे मुझे वहाँ बैठे बैठे। बंदे का मेकअप डल हो गया, वो जो स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस रहता वो भी नहीं रहता फिर, है ना। तो मैं गई रूम में, मैंने कहा सर ऑडिशन, कहते हो सॉरी आपको बताना भूल गए, आज नहीं होंगे। फिर वो सबसे गंदा था। उसके बाद मैं गई नहीं देने ऑडिशन, जिसने लेना फोन लाइव पे ले लो, ऑडिशंस? हाँ, मैं नहीं जाती लाइव ऑडिशन, भाड़ में जाए यार। स्कैम लगता है आपको लाइव ऑडिशन? या कितना मतलब होता है सिलेक्शन लाइव ऑडिशन से? मुश्किल ही है, मुझे नहीं लगता। तो फिर क्यों करवाते हैं लाइव ये? ऑडिशन में ना बहुत रेयर ही है कोई सिलेक्ट हुआ होगा, ये तो जान पहचान वाले सिलेक्ट हो जाते हैं यार, जो डायरेक्ट उनके साथ लिंक में होते हैं। कुछ नहीं होता। वो तो सिर्फ एक है, ये है कि वो अपने पास बजट रखना चाहते हैं कि इतने आर्टिस्ट हैं हमारे पास, और कुछ नहीं है। कभी भी किसी को अप्रोच कर लेते हो, जैसे मूवी के लिए मुझे अप्रोच कर लिया, हालांकि करेक्टर बहुत अच्छा था, दिखा सकते थे वो, लेकिन क्या था, मुझे शमशान घाट में खड़ा किया एक दिन के लिए, ऐसे ही है। मूवी में दिखते रहे हो आप फिर उसी में। वही तो है, जब लोग मुझे पूछते हैं कि तुम अच्छा उस मूवी में थी, मैंने कहा अरे यार हाँ। मैं तो कहीं शेयर भी नहीं करा। हाँ। मुझे आए पोस्टर शेयर कर दो, मैं इसका क्या शेयर करूं? हाँ। मैं नहीं करने वाली शेयर। हाँ, ठीक है। एक वियर्ड एडवाइस किसी ने आपको दी हो एक्टिंग करियर को रिगार्डिंग, या स्टार्टिंग में या बीच में या कभी भी, जो आपको बहुत वियर्ड एडवाइस थी? एडवाइस है तो अभी भी लोग नहीं छोड़ते हैं जैसे? देने, चाहे तुम जितना मर्जी काम कर लो। है एक हमारे महारथी आर्टिस्ट है, मेल आर्टिस्ट है, उनके साथ मैंने सॉन्ग्स भी किए, काफी कुछ किया है। तो वो गाइडेंस देते हैं कि तू ऐदा करना है, तू तुसी मैम ऐदा करना, तुसी मैम ऐदा करना। अरे भाई तुम अपना सीन करो ना, अपना करो, तुम क्यों किसी को गाइड कर रहे हो? चिढ़ चढ़ती है मुझे ऐसे लोगों से बहुत। अब एक स्क्रिप्ट है, मुझे पता है मुझे किस वे में लेनी है, जबकि मुझे उन्होंने बता दिया है कि तुम्हें तुम्हारा कैरेक्टर ये है। नहीं नहीं तुसी ना मैनू बुला लेना, नहीं तुसी मैनू टच कर लेना, पता लगे कि मैं भी इन्वॉल्व हाँ। अरे वो बोलेंगे तो कर लूंगी ना, क्यों ऐसी खाम का गाइड करते हैं, तुम ऐसे बोलना, तुम ऐसे करना, तुम मुझे पीछे से लेके आना, तुम करते हैं लोग एडवाइस। ठीक है। कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग से रिलेटेड कोई फनी स्टोरी? फनी नहीं, बहुत फनी है। जैसे बताओ। हमारी एक कास्टिंग डायरेक्टर होती थी, महारथी, फीमेल थी वो। अच्छा। उनके साथ तो मेरा बड़ा ही, अब आज भी उसने मेरे 90,000 रुपए देने हैं। 90 लाख नहीं, 90,000 रुपए देने हैं उसने। अच्छा। हाँ देने हैं। क्या? वो
फिर पैसे वापस क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं दिए? देखो सबसे बड़ी बात होती है कास्टिंग वाले की, ये होती है कि अगर आप किसी को कास्ट कर रहे हो ना, हाँ। किसी शो में भी कास्ट किया है, तो उससे शो पे जाके कभी मिलो, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनो, क्योंकि तुम्हारा फर्ज है, तुमने उसको वहाँ कास्ट किया है ना। ये कास्टिंग वालों में होता है। कई कास्टिंग वाले हैं जो होता है सेट पे आते हैं, आपसे मिलते हैं, अच्छा लगता है हमें। हाँ। हम उनको अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, वो आगे रखते हैं या नहीं रखते, वो बात की बात है, या तुम्हें ही दिलासा दे जाते हैं वो, है ना। तो एक अच्छी बात लगती है। अब एक कास्टिंग वाले हैं, तुमसे सिर्फ हर मंथ पैसे ही ले जा रहे हैं, तुम्हारे दुख दर्द, तुम्हारी तकलीफ ही नहीं सुन रहे हैं। मेरी तकलीफ, इतनी बड़ी तकलीफ थी वो, वही वाली? नहीं वो कुछ नहीं, और थी? उससे एक और सीरियल था मेरा, अच्छा। उसमें मेरी सबसे बड़ी तकलीफ थी। हाँ। उसमें मेरा मेन कैरेक्टर था, मेन लीड का था। अच्छा, कौन सा शो बताओगे? नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, सस्से show नहीं तो- सस्से तो खुशियां चवस्से, ये अच्छा, सीरियल का as a नेम lead था। किया था आपने, ये ठीक लीड है। किया था मैंने। वाह। उसमें स्टार्टिंग में जब मेरा हुआ तो मुझे लगा कि चलो लीड है, पहले तो मैं कर नहीं रही थी। क्यों? वो क्यों नहीं कर रही थी, उसका एक रीजन था, क्योंकि मेरा सीरियल ना भी चल रहा था, जो पिछला सीरियल था वो चल रहा था, तो मुझे थोड़ा सा ना रिलैक्स होना था, ब्रेक लेनी थी मुझे। तो मेरे जो को आर्टिस्ट जिनके साथ मेरा प्यार था, उन्होंने गाइड किया, नहीं नहीं तू कर तू कर, तू करना है, ये वाला करना है, छड़ना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इतना कुछ इसमें दम है, लीड लीड बोल रहे हैं तो कर लेते हैं। मैंने हाँ कर दी, मैंने कर लिया। मैं डे 1 पहला दिन था मेरा वहाँ पे, मैं गई, गर्मी के दिन थे, छत पे पंखा नहीं था, आए, अच्छा। एसी नहीं था, एक रूम था जिसमें सिर्फ ये सोफा लगा था, और आर्टिस्ट थे तुम 8। अच्छा, कहाँ बैठोगे, नीचे? एज ए लीड जहाँ पे करने गए थे? हाँ, अरे लीड वीड कुछ नहीं होता। ये लोग बोलते हैं कि हमारे लिए स्पोर्ट दादा भी वही है, लीड भी वही है। साला तुम फिर मेंशन क्यों करते हो कि लीड की कास्ट कर रहे हैं, चाची की कास्ट कर रहे हैं, ये प्राइमरी कैरेक्टर कन्वीनियंस के है। हिसाब से हो गया ना फिर वो तो। सच बोलो तो पंखा नहीं था, एसी नहीं था, मेकअप हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है। और मेरा वो शो ऐसा था कि जिसमें 15 एपिसोड पीछे हो चुके थे शूट, और उसको मुझे रीशूट करना था। रीशूट रीशूट करना इशू था। हो गया था पहले? वो पहले शुरू नहीं हुआ था, मतलब उसका प्रोमो कट गया था, उसके सीरियल वीडियो सब हो गए थे, एपिसोड्स बन चुके थे, पर कुछ इनका हुआ होगा, आई डोंट नो क्या, मतलब कुछ इशू हुआ तो होगा, आप तो मैं एज अ रिप्लेस मुझे लाया गया था वहाँ पे। तो अब भाई एक दिन तो मैंने उनको बोला कि सर फैन चाहिए मुझे, तो गर्मी बहुत लग रही है। तो कहते कोई नहीं, करते हैं अरेंज। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए भाई, फिर इतने प्रेशर, तुम एक दिन में 10 सूट बदल रहे हो, 10 कॉस्ट्यूम तुम्हारे चेंज हो रहे हैं, और स्क्रिप्ट के इतने बड़े बड़े डायलॉग्स तुम पढ़ रहे हो, और इतने चे चे पै पै, वहीं मेकअप वाले हैं, वहीं सब आर्टिस्ट बैठे हैं, सब बातें भी कर रहे हैं, मेकअप भी हो रहे हैं, सब तुम नहीं कर सकते यार, तुम्हें डिस्टर्बेंस होती है। ऑफ कोर्स जिस पे इतना बर्डन हो कि उसको, अरे एक सीन देख के आई हूँ, स्टेयर चढ़ रही हूँ, कॉस्ट्यूम टंगा हुआ है, स्क्रिप्ट अभी दूसरी पकड़ाई है, ये हाथ में आ गई है, चेंज करना है, तो ये पढ़ना है, एक्सप्लॉइटेशन हो गया फिर आर्टिस्ट का। आप क्या कर रहे हो, डिलीवर भी उसको करना है, फिर आप पेमेंट में भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, हाँ, हर और आपको फिर कंफर्ट भी नहीं देना है। ये क्या बात होती है? यही तो बात है। फिर मैंने जैसे तैसे करके रिक्वेस्ट की उनसे कि मुझे प्लीज एक पर्सनल रूम ऐसा ना हो कि मुझे उस पर्सनल में कुछ नहीं चाहिए, बट प्लीज मुझे एक रूम दे दो जिसमें मैं एटलीस्ट पढ़ सकूं इजीली। मेरे से नहीं पढ़ा जाता यार, क्योंकि मैं डिस्टर्ब, अब किसी आर्टिस्ट को आप रोक नहीं सकते हो कि यार प्लीज मत बोलो, यार उनकी भी लाइफ है, मतलब तुम नहीं बोल सकते, उन्होंने कंफर्ट लेवल पे बैठना, वो मेरे बंदे थोड़ी हैं। तो वो चलो जी दे दिया। उसके बाद उस रूम में ना पंखा था ना एसी था, वो एसी आ रहे हैं हमारे, एसी आ रहे हैं भाई, हफ्ता 10 दिन बीत गए, मैं पसीने में लथपथ कैसे काम करूं। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि मुझसे नहीं हो रहा, फिर मैंने मेल डाला कि मुझसे नहीं होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे तो यार तुम सेट पे जा रहे हो, अभी लाइटिंग तुम्हारी नहीं हुई है, तुम लाइट उससे पहले ही तुम बुला रहे, मैम आ जाओ, एक तो इतना प्रेशर, एक आ जाओ वहाँ खड़े हो, तुम चेयर नहीं दे रहे हो, तुम पानी नहीं दे रहे हो यार, टॉर्चर है बिल्कुल, टॉर्चर जो करते हैं ये लोग। मतलब अगर तुमसे नहीं होता, मैनेजमेंट नहीं अच्छी, तो चेंज करो। वही कहती हूँ ना कि तुम जिससे काम ले रहे हो उसको तो खुश रखो, तभी तुम्हारा काम फलेगा। ऐसे सीरियल कहाँ चलते हैं, 4-6 महीने में बंद हो जाते हैं ना। फिर वो बंद हुआ, फिर ऑफ कोर्स हुआ, होना ही था। वो भी क्या था, मैं ही छोड़ के भागी थी कि मैं मुझे नहीं करना ये शो। फिर
मेरे पंखे तो ऐसे ही हैं। हाँ। तो फिर वहाँ जो रूम मुझे दिया गया था, अब मुझे ना आदत है जो मेरा वॉशरूम है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। हाँ। अब जो रूम था हाँ। उसमें हर कोई सुसु करके जा रहा था। हाँ। मैं रूम में गई, हालांकि मैं वॉशरूम खुद वॉश करती थी अपने रूम का जहाँ मैं रह रही थी, वो वॉशरूम मैं खुद वॉश करती थी। अब मेंस जाएंगे, गर्ल्स और मेंस में फर्क तो है ही है, तो वो वॉशरूम गंदा होता था। तो मैंने कहा ओनली फीमेल्स लिख दो इस पे वॉशरूम में, मेंस नहीं जाए एटलीस्ट। तो उन्होंने हमारे एक जो क्या बोलते हैं एडी थे, उन्होंने कहा कि मैम मैं ना ओनली अमृता लिख देता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, जो तुझे लिखना है लिख दे। आपका कैरेक्टर नेम? हाँ, तो उन्होंने वो लगा दिया स्लिप। उसके बाद हमारी प्रोड्यूसर आई, मैं छुट्टी पे थी, मेरा बर्थडे था, हम जयपुर गए थे घूमने। इन्होंने 2 छुट्टियां बड़ी मुश्किल से दी थी मुझे। तो दामिनी शेट्टी। तो फिर यार मैं तो ठोक बजा के बोल सकती हूँ, सबसे बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा उस लेडी के साथ, दामिनी शेट्टी के साथ, बहुत ज़्यादा वाला। हालांकि मैं जयपुर थी, पीछे से उन्होंने पढ़ा होगा, आए होंगे। उन्होंने आते ही उनका क्वेश्चन क्या था, यार वॉशरूम कोई क्लीन नहीं है। उन्होंने बोला कि अमृता मैम वाला है। अरे भाई तुम सेट पे आए हो, तुमने भी तो यही पूछा ना कि क्लीन वॉशरूम कौन सा है। तुम मेरे वॉशरूम में गई हो, उसके बाद तुम बोल रहे हो कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब तुमने पर्सनल रूम दिया हुआ है। तुमने ऐसा कभी होता है कि प्रोड्यूसर को ये सब चीज़ें नॉलेज में ना हो कि तुम्हारी अमृता कहाँ बैठ रही है। ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल झूठी लगी। ये इनकी कहानियाँ थी, कुछ नहीं था कि उनको नहीं पता था मेरे बारे में कि ये रूम मुझे दिया गया है। ऐसे तो किसी में भी हिम्मत नहीं होती अपने प्रोड्यूसर को बताए बिना तुम कोई भी इतना बड़ा डिसीजन ले लोगी, है ना। तो उन्होंने जी मैं छुट्टी के बाद आई, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई हूँ, तो मेरे रूम के बाहर लिखा हुआ था जूनियर आर्टिस्ट रूम है। अच्छा, फिर मतलब वो अमृता वाला हटा दिया। मेरा तो माथा तभी सनक गया। तो मैं आपको कुछ आपको रूम नहीं दिया था फिर? नहीं, सुनो तो सही, हाँ, मेरा हाँ। तो माथा तभी सनक गया। मैंने अपने ईपी से पूछा कि ये सब क्या है। कहते वो मैम आए थे, उन्होंने कहा है कि किसी का कोई पर्सनल रूम नहीं है। ओके, उनका फर्स्ट सीरियल था क्या? उनको पता नहीं कैसे चलता है सीरियल्स में? उनका फर्स्ट नहीं था, उनका ये लास्ट जरूर था। फिर तो फिर यार मेरा माथा सनक गया कि ये सब हुआ क्या मेरे साथ। अब यार तुम मतलब अपने रूम में पर्सनली बैठते हो, एकदम से तुम्हें सब आर्टिस्टों के सामने बेइज्जत फील होगा। ये तो मेरी ईगो पे भी लगी बात, ये गलत हुआ, है ना। मैंने अपनी कास्टिंग वाली, जो हम कास्टिंग वाली से ही शुरू हुए थे वहीं पे आ रहे हैं अब। तो कास्टिंग वाली को मैंने फ़ोन किया कि ये सब क्या है। कहती नहीं वो मैम ने बोला है कि आप प्लीज़ वो ऐसे शेयर नहीं कर सकती। मैंने कहा देख भाई मैं ऐसे काम नहीं कर सकती हूँ। तो शर्या मेरी इंसल्ट है। पहली बात, इनके पास बैठने की जगह नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए सोफा मंगवाया घर से, मेरे रूम में मेरा सोफा लगा। फिर इनके एसी नहीं लगे, फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कूलर अरेंज किया, वो कूलर लगा मेरे रूम में। खाने पीने का इनका अच्छा नहीं था क्योंकि लाइन में लगना पड़ता था खाना खाने के लिए, जिसमें लाइन में सब लगते थे, आर्टिस्ट भी, सब टीम के सब बंदे लगते थे। तो तुम्हारी बारी आने तक तुम मतलब छट जाता था सामान। तुम ऐसे तो है नहीं भीड़ भीड़ के धक्के खा के आगे आगे जाओगे तुम। मैंने खाना वाना सब, मेरा मेकअप, मेरा कॉस्ट्यूम, मेरा सब, मेरा पर्सनल ज्वेलरी, मतलब ये नहीं सस्ते में मेरे कॉस्ट्यूम नहीं थे, कॉस्ट्यूम इनके ही थे। तो भाई बाद में जो मेरा लुक चेंज हुआ तो कॉस्ट्यूम मेरे आने शुरू हो गए क्योंकि प्लेन वाले हट गए थे जब मेरा वो ट्रैक दूसरा वाला चला। मैंने कास्टिंग वाली को फ़ोन किया कि ऐसे करके ये हो गया। कहती नहीं मैम यही करना पड़ेगा। मैं क्या, मैं ऐसे काम नहीं करूँगी, ऐसे तो नहीं होगा। ये कास्टिंग वाली उनसे बात कास्टिंग वाली से बात करी। मैंने कहा आप आओ सेट पे आके देखो माहौल क्या है। बाथरूम, मैंने कहा वो भी वॉशरूम वही ढूंढ रही थी ना कि क्लीन वाला हो, तो मैं क्लीन रखती हूँ, मुझसे नहीं जाया जाता यार। एक रूम है, एक रूम में मेकअप वाले भी जा रहे हैं तुम्हारे, नहीं, ये तो तुम्हारे लाइटिंग वाले भी जा रहे हैं, तुम्हारे सेटिंग वाले भी जा रहे हैं, वहीं पे मेल है, वहीं पे फीमेल है, वहीं पे मेकअप है, तो तुम कैसे उस वॉशरूम को यूज कर सकते हो। इतना गंदा वॉशरूम होता था, स्मेल आती थी, मतलब तुम खड़े नहीं हो सकते थे। और लड़कियों को तो इन्फेक्शन, मुझे इन्फेक्शन हो जाता है जल्दी, मुझे प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों से। तो मैं नहीं बैठ सकती हूँ यार, मैं नहीं जा सकती हूँ। अगर हो सकता तो देख लो, नहीं तो नहीं हो पाएगा मुझसे। तो कहते नहीं आपको फिर हम ऐसा करते हैं, फीमेल का अलग कर देते हैं, मेल्स का अलग कर देते हैं, लेकिन वो रूम नहीं आपको मिलेगा। मैंने कहा अब वो रूम मुझे चाहिए भी नहीं।
अब वो मुझे रूम चाहिए नहीं और मुझे ये सीरियल भी नहीं मतलब आप लीड कर रहे हो, लीड की तो इतने पैम्परिंग होती है उसमें ना, मैंने देखा है आर्टिस्ट लोगों जो को pamper कंटिन्यूटी में होते कैरेक्टर हुए। कर रहे हैं उनका अच्छे से ट्रीटमेंट मैंने मिलता है देखा है लोगों को पैम्पर होते हुए, मैंने खुद मतलब देखा है बेसिक अपने चीजों का leads तो को। हमेशा ध्यान रखते बिल्कुल रखा हैं, आर्टिस्ट जाता शुड बी एट कंफर्ट तभी तो डिलीवर कर पाएगा, अदरवाइज आप बिल्कुल ये फालतू की भसड़ में डाल रखोगे तो फिर नहीं हो परफॉर्मेंस कैसे पाएगा होगा। ना। तो हमारे वहाँ पे, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, हमारे प्रोडक्शन के बंदे थे वो, उन पे इतना एटीट्यूड लेवल, मैं नाम मुझे याद आने तो मैं तुम्हें नाम बताऊंगी उनका। मैं उनके पास अपनी कंप्लेंट लेके गई, बारिश पड़ रही थी, तो उनके दूसरे शो वाले, उनका दूसरा एक और शो स्टार्ट हुआ था, वो शो वाले आर्टिस्ट, हमारे आर्टिस्ट, मेरे पास आज भी फोन में वो वीडियो होगी, मैंने बना के उनको दिखाई है कि आपके पास बैठने की जगह नहीं है। मतलब मैं सीरियल कर रही हूँ यार, मैं की कर रही हूँ, मतलब मैं अपने हस्बैंड को मैं कि मैं सीरियल ही कर रही हूँ, मैंने लग नहीं रहा मैं सीरियल कर रही हूँ, मैं की कर रही हूँ। कहते नहीं होंदा, छड़ आ जा, की होगा, बात तो बात नहीं करना ना, कम दफा कर, तनु की कमी है। मतलब मैंने कहा हाँ मैं कर सकती हूँ पर मैं करूंगी नहीं ये, मुझे आपने लड़ना सिखाया, हटना नहीं सिखाया, तो मैं नहीं करूंगी। मैं बारिश में गई, वो बाहर ना ऐसे छाता लेके चेयर के नीचे बैठा हुआ था महाराज, मैं गई, फोन पे लग गया, मैं 2 मिनट खड़ी, मैं कहा सर बात करनी है, फोन पे हूँ, मतलब भाई तेरा 10 मिनट, मैंने कहा सर मुझे आपसे बात करनी है, फोन लेके चला गया जी उधर। यार पैंचो क्या है इतना एटीट्यूड बंदे में, कि एक तुम्हें आर्टिस्ट बुला रहा है तुमसे बात करने के लिए, तुम उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो सुनो एटलीस्ट, उसको दूर करना तो दूर की बात है, तुम सुन तो लो, वो सुनने को तैयार ही नहीं है, पता है अभी गलती है। तो मैं बारिश में खड़ी रही वहां पे, सीन लगा हुआ है मेरा, मैं बारिश में खड़ी रही, बाहर भीग गई हूँ, कॉस्ट्यूम भीग गया है, मेकअप भीग गया है, खड़ी रही हूँ। वो बंदा, बारिश तेज हुई है, अंदर जाके ना वो बरामदा टाइप बना हुआ है, वहां जाके बैठ गया चेयर पे, मैं बाहर खड़ी हूँ, मैं अंदर नहीं आई कि मेरी बात सुनेगा तो मैं जाऊंगी। वो ऐसा बेशर्म था, नहीं आया। फिर मेरी को आर्टिस्ट थी मेरे साथ, जो मेरे लीड का करेक्टर कर रही थी, वो आई कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, क्यों खड़े हो। मैंने कहा वो सुन ही नहीं रहा, कहाँ बैठे। वो बेचारी भी बड़ी परेशान थी इन सब चीज़ों से, पर वो है ना बच्चा बोलता नहीं है, कहीं बोलते नहीं है, वो भी नई थी, उसको था कि इमेज ना खराब हो जाए, फिर से कहीं काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा वाला होता है बच्चों का, है ना। तो नहीं सुना उन्होंने, वो लड़की मुझे अंदर खींच के ले आई, मैं आ गई, तो मैंने उनसे बोला सर आपका फ़ोन हो गया, अब हो गया। कहते फ़ोन तो कब से हो गया। मैंने कहा आपको मैं बुला रही थी तो आपने मुझसे ये क्यों नहीं कहा, हाँ जी बोलो, अमृता कुछ बोलना चाह रही थी तो। मैंने कहा आप मुझे बताओ कहाँ बैठूं, कहाँ पढ़ूं, मतलब इतना रश यार, 25 से 30 बंदे एक रूम में हैं, कहाँ बैठ के कहाँ करोगे तुम। नहीं सुनवाई थी। फिर मेरी सीधी सीधी बात उससे हुई, कास्टिंग वाली, बताया आपको। मैंने कहा एटलीस्ट सेट पे आ जाओ। कहती चलो मैं आती हूँ सेट पे आती हूँ। साला मैं और जो मेरी लीड थी उसको भी उसी ने कास्ट करवाया था। कास्ट तो मेरा नहीं था, मेरा डायरेक्ट ही था। वो कहते हैं ना बीच में फंस जाते हैं कई लोग, है ना। तो मैंने ना कोशिश की कि चलो बात करके देखती हूँ, अगर आती है तो। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कब तक आ जाओ। कहती कल आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। हिमाचल थी वो। मैंने कहा कल आ जाएगी। मैं गई सेट पे, तो मैंने बोला कि तुम आ रही हो आज। कहती नहीं मुझे प्रॉब्लम होगी है, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो मेरी जो लीड थी ना, कहती अब ना हम इसको कास्टिंग के पैसे नहीं देंगे जब हमारी प्रॉब्लम नहीं सुनती है। तो मैंने कहा चल छाड़ना यार, कास्टिंग के दे देते हैं, क्या करना है रख के कास्टिंग, किसी का हक क्यों रखना है। कहती हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करी। फिर उसने कहा कि चलो मैं ऐसे करती हूँ, मैं तुम्हें ना एक रूम दिलवा देती हूँ, उसकी ना चाबी दिलवा देती हूँ, तुम 3-4 जो हो ना मेन कैरेक्टर वो रह जाना। मैं क्या हमें मंजूर है, हम रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने वो चाबी भी नहीं दिलवाई। मतलब हर चीज़ें ना मुकरते रहे। फिर वो सीरियल कितना ही लंबा चलना था, हर रोज कुछ ना कुछ सेट पे किसी ना। एक दिन तो हमारी लीड इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई इनके टॉर्चर से कि वो फट गई। वो इतना चिल्ला के रोई, उसने हर एक बंदे को सुना दिया, उसने हमें भी दूर कर दिया, चले जाओ बस चले जाओ, मतलब ऐसा करने लगी थी। और हम डर गए थे इसके, मतलब इसको कि स्ट्रेस ना हो जाए, मतलब इतनी बुरी कितने लेवल पे हरासमेंट है ये, मेंटल हरासमेंट बहुत ज़्यादा किया उस शो में, बहुत ज़्यादा की है, हर चीज़ में की है। तो
उसको कास्टिंग वाली को हमने दे दिए पैसे, मैंने उसको फोर्स किया, उसने दे दिए। लास्ट 2 मंथ में हमारा इन्होंने निचोड़ निकाल दिया बाई गॉड, हमने नहीं दिए उसको पैसे, नहीं देने हमने कहा। वो हमने पेमेंट पैसे डायरेक्ट आपको होती थी ना फिर हमने पैसे प्रोडक्शन से? नहीं। पैसे मिले ही कहाँ, वो सस्ते नहीं सस्ते वाले शो के पैसे पूरे किसी को नहीं मिले हैं। मतलब एंड वाले पैसे सबके मर गए हैं, वो मेरे भी मरे हैं, उसके भी मरे हैं, सबके मरे हैं, हमारी लीड्स के भी मरे हैं। मतलब वही मैं कहती हूँ, अगर तुम भाई काम तुमसे मैनेजमेंट तुमसे नहीं होता, तुमसे खर्चे नहीं निकलते, तुम्हें आर्टिस्टों के पैसे नहीं दिए जाते, तुमसे स्पोर्ट वाले के, लाइट वाले के, तुमसे किसी के पैसे नहीं दिए जाते, सेटिंग वालों के, तो तुम शो कर क्यों रहे हो? ना तुमसे कुछ हो पा रहा है, ना तुम उनको खुश रख पा रहे हो, ना फिर ऐसे सीरियल चल पा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब हमारे लास्ट जो हमारा सीरियल बंद हुआ, एकदम से ही बंद हुआ था हमारा ये सीरियल, क्योंकि चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी। हमारी पेमेंटें 4-5 महीनों की खड़ी थी। अब ये भी एक रूल होना चाहिए इंडस्ट्री में कि आपकी जैसे अब सीरियल स्टार्ट होना है जी, टेलीकास्ट होना है 2 महीने बाद, आपका शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं, महीने पहले ही कर देते हैं। आजकल तो बैंक बनाने के चक्कर में महीना पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। तो जी शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, 1 महीना शूटिंग चलती है, 1 महीने की पेमेंट वो रुक गई। फिर टेलीकास्ट होता है आपका अगले महीने, अगले महीने के 90 डेज बाद आपके पैसे आते हैं। तुम्हारा सीरियल 6 महीने चला, तुम्हारे पैसे तो सारे के सारे पेंडिंग रह गए। तो आर्टिस्टों के लिए क्या, आर्टिस्ट के बेनिफिट में क्या, में क्या है, उनके हक में क्या है? कुछ भी नहीं है। तुम एक एग्रीमेंट बनाते हो, उसमें भी तुम्हारे ही सारे खुद फंडे को होते सेव हैं, करने के लिए। आर्टिस्टों का कुछ भी नहीं है। आर्टिस्ट फिर भी बेचारे काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत अपने अच्छा तुम्हें देते हैं, हर चीज में प्रोवाइड करवाते हैं, अपना एक्ट भी अच्छा करते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं, तुम्हारे एक्स्ट्रा आवर्स भी लगाते हैं। कईयों को तो एक्स्ट्रा आवर्स तो छोड़ो, उनके पूरे पैसे नहीं मिलते, एक्स्ट्रा आवर्स तो दूर की बात है। मैंने तो एक्स्ट्रा आवर्स 18 घंटे काम, 19 घंटे काम किया, सस्ते नहीं सस्ते में। एक बार हमारा शूट सुबह शुरू हुआ था, अगले दिन सुबह खत्म हुआ था, वो भी मैंने किया है। एक्स्ट्रा आवर्स बोलते थे, एक्स्ट्रा आवर्स देंगे, साला पैसे तो पूरे कर दो, वो भी नहीं किए। एक ऐसी चीज जिसके बिना आप नहीं जी सकते, वन थिंग दैट यू कांट लिव विदाउट? मेरा बेटा। ओके। योर फेवरेट को एक्टर टिल डेट? हिमांशु गांधी। वन सुपर पावर यू विश यू हैड? सुपर पावर मेरे पास आए, मैं सारी चीजें सॉर्ट कर दूं आर्टिस्टों के। मतलब आर्टिस्टों के हक में बहुत सारी चीजें करना चाहती हूँ। ठीक है। योर मंत्रा फॉर स्टेइंग पॉजिटिव? इतनी सारी चीजें आपने बताई, एक्सपीरियंस, कैसे पॉजिटिव रहते हो फिर? मैं पॉजिटिव रहती हूँ, मैंने बताया ना, मैं अपने पॉजिटिव रहती हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब जैसे अब मेरे साथ ये सब हुआ, मेरा भगवान से ये कहती हूँ कि जिसने मेरे साथ बुरा किया है ना, उसके साथ बुरा मत करना, उसको ये एक्सपीरियंस जरूर करवाना जो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो मेरा पॉजिटिव रहने का तो मेन यही है कि पॉजिटिव सोचती बहुत हो कि अब इतना बुरा हुआ है तो अच्छा होगा जरूर, अच्छा होने वाला है, होगा। ठीक है। वन क्वालिटी एवरी एस्पायरिंग एक्टर मस्ट हैव? एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए किसी सब एक्टर में? बिंदास बोलने की, अपने हक में बोलने की, एटलीस्ट वो किसी में भी नहीं है। साले दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाले हैं। अब मैं बताती हूँ, मैंने छोटे छोटे बच्चों से बहुत कुछ सीखा है। छोटे छोटे बच्चे इन द सेंस 20-21 ईयर्स के जो यंग जनरेशन है हमारी, आर्टिस्टों में ही। मतलब तुम्हारे साथ हाय आंटी, हाय दीदी, हाय मैम, बड़े प्यारे रहते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम्हें नीचे से काट रहे होते हैं ये साले, बहुत हरामी होते हैं। मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, उस लड़की को मैंने इतना प्यार किया है ना, वही कोई और, उस लड़की ने मुझसे पता क्या बोला था, हाय आप इतना अच्छे हो, आप इतने अच्छे हो, प्लीज मुझे सिखाओ ना, कुछ चीजें मुझे सीखनी है आपसे। और वो लड़की पता है मुझसे चीजें सीख के, मुझसे चीजें मतलब जान के, फोन पे रिकॉर्डिंग करके लोगों को बता रही है कि ये ऐसी हैं, ये ऐसी हैं। वही कोई और? अरे कोई और सीरियल बहुत गया ना, हर सीरियल की कहानी बता रही हूँ तुम्हें मैं। तो ये होता है, तो वो मैंने सीखा है। जो लड़कियां छोटी छोटी
होते ना मेल नहीं करते, लड़के बड़े सिंसियर रहते ऐसा हैं। क्यों लगता है, ऐसा क्यों? या लड़कों के साथ एक अलग ही बॉन्ड बन जाता है मेरा। मतलब पता नहीं उनके साथ अलग अटैचमेंट हो जाती है मुझे उनमें। अब इतनी दूर फैमिली से रहते हैं हम, है ना, सारा दिन उन बच्चों के साथ रहती हूँ, तो उनसे अलग लेवल का प्यार हो जाता है। उनकी फिर केयर। अब मेरा दिले डिम्पी शो वाला जो लीड लड़का था, उसके साथ मेरा राजवीर के साथ बड़ा प्यार है ना। वो मेरे आता था ना पर्स में कुछ, मैं अपने पर्स में ना बहुत कुछ रखती हूँ। मेरा पर्स इतना सा होता है लेकिन उसमें जो चीज मांगोगे वो मिल जाएगी आपको। तो उसने मेरा नाम रखा होता जादू की पोटली, है ना, पर्स का। तो उसको कुछ भी चाहिए होता था ना, मैं सो रही हूँ, मेरा सीन नहीं लग रहा, मैं लेट रही हूँ आराम से, आता था पर्स में से निकाल के चुपके से ले जाता था कि मैम सो रहे हैं, मैं खा लूंगा, मैं ये कर लूंगा। तो उसको रोक टोक नहीं होती फिर बच्चों को ना, और मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है कि ये मेरे बेटे जैसे कर रहा है। तो वो चीज़ें अच्छी लगती है मुझे। लड़कियों के साथ ये सब चीज़ें नहीं होती। लड़कियां जेलसी होती है यार, वो चाहे तुम उनसे बड़े हो, उनको ये भी नहीं फर्क लगता कि ये कोई कंपटीटर थोड़ी है, बड़ी है मुझसे एज में, फिर भी उनको जेलस है, पता नहीं किस चीज़ की है। अच्छा, मुझे ज़्यादा कुछ प्रोवाइड करवा दिया तो भी उनको जेलस है, इनको दे दिया हमें क्यों नहीं मिला, इस चीज़ में भी खार खाती हैं। उम्र का लिहाज तो करो, कुछ नहीं, वो भी नहीं है उनमें। तो ये सब चीजें हैं लड़कियों में, लड़कों में नहीं है ये। ओके। अगर आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना हो एक वर्ड में, वो वर्ड क्या होगा? बिंदास। बिंदास। हाँ। ओके। एक पंजाबी फ्रेज जो हमेशा, कोई पंजाबी वर्ड या सेंटेंस जो आपके जुबान पे रहता है। हराम जादे। ठीक है, तो एक फिल इन द ब्लैंक्स राउंड करते हैं। मैं एक सेंटेंस बोलूँगी, आपको एक वर्ड से या जो भी आपको लगे उसे वो फिल करना है, ठीक है? द वन थिंग दैट ऑलवेज चीयर्स मी अप इज, जो आपको हमेशा खुश कर देता है, कौन सी चीज़? यार मुझे समझ आ रहा है। बोल नहीं सकती। कोई बात नहीं। कुछ भी ड्रिंक कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है। इफ आई हैड अ फ्री डे, आप कैसे स्पेंड करोगे? हाँ, ये फ्री डे घूम फिर के, दोस्तों के साथ मस्ती करके, रीले बना के, और सबसे ज्यादा वेंडर्स में शॉपिंग करके। शॉपिंग तो लड़कियों को बहुत हाँ। सेटिस्फेक्शन देता है। एक सॉन्ग जो आप हमेशा रिपीट पे सुन सकते हो और सुनते हो? मेरे हस्बैंड का एक सॉन्ग है जो मुझे हमेशा से सुनाते आ रहे हैं, शादी के पहले दिन से। अच्छा, वही सॉन्ग है जो मैं रिपीट में कौन सुनती हूँ। अगर गा सकते तो गा लो। गाना तो मुझे नहीं नहीं? आएगा। Okay. अच्छा, वही बता। सोनू निगम का है शायद। अच्छा अच्छा, तेरा इंतजार है। क्या करूँ अब हाँ, द बेस्ट एडवाइस आई एवर रिसीव्ड अबाउट एक्टिंग इज, वैसे आपने बता दिया, पर कोई और अगर एडवाइस हो जिसने आपको एक्टिंग इम्प्रूव हुई है, जिससे आपकी मेरी इम्प्रूव हुई है। हाँ, ऐसी कोई लोगों के एडवाइस? तमाशे देख देख के इम्प्रूव हो गई हूँ। मुझे तो मतलब मैंने तो थिएटर भी इतना नहीं किया, टू बी फ्रैंक। मैंने कोई एक्ट वैक्ट नहीं सीखा, बट मैं रियलिटी में करती हूँ ना, जो चीजें हैं मैं अपने पे लेके कर लेती हूँ, तो हो जाता है। तो वही मैं कहूँगी कि अगर आप रियल में खेलोगे ना, उस करेक्टर को, उस चीज को अपने पर लेके, तो अच्छा सा खेला जाता है वो। ठीक है। द बिगेस्ट लेसन आई लर्नड ऑन सेट, सेट पे आपका सबसे बड़ा लेसन आपने जो सीखा? किसी की बातों में नहीं आना। किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। तुम्हें प्यार से अगर कोई हैंडल कर रहा है ना, तो इट मीन्स वो सबसे ज्यादा तुम्हें काटने वाला है। ये सीखा है मैंने। जो ज्यादा मीठा है वही छुरी है। तो किस तरह के लोग पसंद आते हैं आपको? मुझे मेरे जैसे लोग पसंद आते हैं। मुझे दोगले लोग पसंद नहीं आते, जो तुम्हारे आगे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। वो बिल्कुल दो मुँहे सांप बोलती हूँ मैं तो। मैंने तो कईयों के रखे हुए हैं दो मुँहे दो सांप। मुंह नाग भी होता है। आई फील मोस्ट कॉन्फिडेंट व्हेन आई एम, गेम खेल के। गेम कौन सी गेम? बच्चों को उल्लू बनाना। मतलब जैसे मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा मुझे आज जाना है कहीं, तो मैं उसको उल्लू बनाती हूँ कि मुझे आज काम है। हालांकि मुझे कोई काम नहीं होता, नहीं होता तो मुझे निकालना पड़ता है कि वो कहीं जाए नहीं। अच्छा ठीक है। पेरेंटिंग एडवाइस अगर आपको कोई देनी हो? अपने बच्चों को ना
मतलब ऐसे हैंडल करना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपका बच्चा गुस्से वाला है तो उसको गुस्से से हैंडल नहीं करना, उसको प्यार से करना है। अगर वो दोनों तरीके से नहीं मानता तो फिर जुत्ती उठा लो। यही फंडा है जो हमारे माँ बाप करते थे। आपको लगता है कि आजकल के जनरेशन के बच्चे बहुत डेलिकेट हो गए हैं? करे भी हम नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम पे बच्चे 5-5 6-6 बच्चे होते थे। अब के टाइम में 1 या 2 बच्चे होते हैं। तो फिर मेरे उसको- दोनों बच्चे तो डेलीगेट ओल्ड पेरेंटिंग का फॉर्मूला नहीं चल सकता ना फिर आज की जनरेशन में? मैं चलाती हूँ, मैं तो जुत्ती उठाती हूँ आज भी बच्चों पे। नहीं सुनते कुछ तो प्यार भी बहुत करते हैं, ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। प्यार की जगह पे प्यार देते हैं। जब नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे, फिर जुत्ती उठानी पड़ती है मुझे तो। मैं बोल तो रही हूँ, मैं बड़ी वो हूँ। ठीक है। आपको क्या लगता है कि बच्चे जब जैसे गलत आदतों में पड़ जाते हैं फिर उसको कैसे वो हैंडल पेरेंट्स का करना? कसूर होता है। वो सबसे बड़ा पेरेंट्स का कसूर होता है। जब बच्चे गलत आदतों पे पड़ते हैं, वो क्यों पड़ते हैं? सबसे पहले तुम हवा बनाते हो चीज़ों को, पेरेंट्स हवा बनाते हैं। अगर आपका बच्चा किसी ऐसी बुरी संगत में है, वो दारू पी रहा है, स्मोक कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसका मन है, पहले तो उसको टटोलो ना, तुम्हारा बच्चा क्या चाहता है। अगर तुम उसकी विश पूरी नहीं कर सकते ना, तो उसको एटलीस्ट प्यार से समझाओ कि बेटा ये तेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है या कुछ नहीं है। या फिर जो आप भी कर रहे हो वो सब चीज़ें, अगर वो बच्चा करना चाह रहा है तो उसको अपने पास उसके साथ बिठा के उसको करवाओ कि वो बाहर जाके ये सब चीज़ें ना करे। ठीक है। द वन थिंग दैट कीप्स यू मोटिवेटेड इज? मुझे जो मोटिवेट करती है, मुझे जब हम तीनों, मैं, मेरा हस्बैंड बेटी बेटा, हम जब चारों टेबल पे बैठे होते हैं ना, तो हमारे बीच में एक पॉजिटिव बात ज़रूर होती है। हम किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, रिलेटिव पे हो गया, या घर में कोई चीज़ चाहिए, या हमने कोई बिजनेस करना है, बच्चे को स्टैंड करना है, किसी भी चीज़ पे, तो हमें जो चारों के डिसीजन है ना, वो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन हम चारों के डिसीजनों को अलग अलग मेरे हस्बैंड एक बना देते हैं। वो चीज़ मोटिवेट करती है मेरे बच्चों को भी। ठीक है। एक फैमिली होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। फैमिली के बिना तो आप कुछ भी नहीं हो। फैमिली तो कहते हैं ना कि फैमिली नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो यार। बहुत ज़रूरी है फैमिली का होना, और फैमिली के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में, क्योंकि तुम्हें मोटिवेट ही तुम्हारी फैमिली करती है हर चीज़ में आगे जाने में। मैं बता रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं थी, मेरी जल्दी शादी हो गई, छोटी सी थी बिल्कुल जब मेरी शादी हुई। 19 साल की थी जब मेरी बेटी है, मतलब 18 साल में पैदा करी थी, और डॉक्टर ने 19 साल लिखी थी वो एज। अच्छा, कर नहीं सकते थे। क्यों आपने जल्दी शादी क्यों की आपने? मेरे पेरेंट्स सर्विस वाले थे, मैं अकेली रहती थी घर पे, उनको टेंशन रहता था, तो फिर जल्दी हो गई। कुछ मैं वहाँ सीखने चली गई तो उन्होंने भी जल्दी कर दी कि नहीं हमें शादी आपको रिग्रेट है इस चीज़ का कि आपने आपको कुछ जल्दी शादी नहीं, क्योंकि नहीं आपको है। पार्टनर अच्छा मिल गया? पार्टनर अच्छा तो बिल्कुल नहीं होता, मुझे अच्छे मिले हैं हस्बैंड। ठीक है। इफ़ यू कुड गो बैक इन टाइम, आप क्या चेंज करना चाहोगे? मैं अपने Past. पापा और भाई को वापस लेके आना चाहूँगी। अच्छा, ओके। द वन लेगेसी यू वांट टू लीव बिहाइंड इज, लास्ट क्वेश्चन, कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो चाहते हो कि आपके बाद वो आपके अराउंड, आपकी फैमिली, जो जिन लोगों के आप टच में हो या जिनकी लाइफ्स आपने अपने याद रखे हाँ, वो किस बात मेरी से याद है? बोल्डनेस से, क्योंकि रिलेटिव भी जानते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल भी जानते हैं। अगर कोई घर में कोई इशू होता है तो मुझे जानबूझ के रखा जाता है कि ये बोल देगी, ये सुना देगी, इन्नू बुलाओ, तो होता है इसी चीज़ में वो याद रखेंगे मुझे। और एक ये भी काइंडनेस, मैं सबका करती बहुत हूँ, मतलब मेरे लिए सारे रिश्तेदार एक बराबर है, मैं सबका करती हूँ, दिल से करती हूँ। आपको लगता है फिर यूनिवर्स वो वापस देता है आपको? नहीं देता। नहीं देता? ऐसा तो नहीं होता, कहीं ना कहीं से तो वापस आता है जो आप करते हो, जो आप करते हो किसी हाँ, अच्छा करोगे तो अच्छा वापस आता है, बिल्कुल आता है। अगर तुम अच्छा किसी के साथ कर रहे हो, तुम्हारे साथ बुरा तो होगा नहीं, ऑफकोर्स यूनिवर्स तुम्हें वापस देता है जरूर। कहते हैं कर भला ते हो भला, जे करेंगी भला तो होएगा भला। So guys, if you enjoyed watching our video, please like, share and subscribe to our YouTube channel. मिलते हैं next video में. Bye.